सो गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, तो बताओ क्या क्या कैसा रहा पेपर आप लोगों का, है ना। जैम एमए का 9 to 12 था आज 2 फरवरी को, और एमएस का आई थिंक 2 to 5 था, मतलब 2:30 to 5:30। तो जैसा कि मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन किया है, चैट बहुत लोगों ने टेक्स्ट भी किए हैं, ग्रुप में ही मैंने टेक्स्ट देखा है। तो पेपर डिफ़िकल्ट था, और बहुत सारे बच्चों के अकॉर्डिंग ये 2023 से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था। तो देखो, टेंशन लेने की कोई बात है नहीं, ठीक है ना। जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उन्हीं में से रैंकिंग होगी। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि रैंक, अगर पेपर बहुत आसान आ जाता तब भी उन्हीं बच्चों में से रैंकिंग होती जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है तभी उन्हीं बच्चों में से रैंकिंग होगी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है ना। तो ऐसा तो हो नहीं रहा आसान आता तो मतलब तुम 105 नंबर ले आते, और डिफिकल्ट आया तो -100 चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो डिफिकल्ट मतलब कुछ क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट रहे होंगे, कुछ आसान भी रहे होंगे, है ना। ये चीज़ें हैं। बाकी कटअप वटअप का मैं बताता हूँ फिर भी। जैसे अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, मैं थोड़े से एनालिसिस बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे अभी रिसेंट जो लास्ट एग्जाम अभी आप लोग जो दे रहे हैं वो जैम 2025, तो मैं बस एमएस की बात करूंगा, ठीक है ना। फिर मैं आपको बताता हूँ जैम अभी इससे पहले हुआ था 2024 एमएस, इससे पहले हुआ था जैम 2023 एमएस, और इससे पहले जैम 2022 एमएस, ठीक है। इन 4 एग्जाम के बारे में मैं कट ऑफ और आपको फर्स्ट रैंकर का मार्क्स बता देता हूँ। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें जिस बच्चे का AIR 1 था उसका मार्क्स था 93.3, ठीक है ना। इसमें जिस बच्चे का AIR 1 था उसका मार्क्स था 59, ठीक। इसमें जिस बच्चे का AIR 1 था उसका मार्क्स था 69, ठीक। समझ आ रहा है। और जहाँ तक मुझे अभी जैसे आप लोगों ने बताया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी जो AIR 1 होगा जैसा लोगों ने बताए हैं, तुम लोग बताओ क्या लगता है कितना मार्क्स जा सकता है। 60 सर। हाँ, 60। 60। 50-55। तो मुझे लगता है 50 से 60 के बीच में ही रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, आई ठीक है ना। गेस सर 68 फीट हो जाएगा सर। 60, बाहर से भी आ सकता है 68 फीट। आई गेस हो सकता है, 60 मतलब बाहर प्लस, से भी आ सकता है। हाँ हाँ। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि हम गारंटी नहीं दे सकते कि हम लोग बस एक गेस कर रहे हैं। अभी जो भी है ये एग्जैक्ट है, ये मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, वेबसाइट पे है, ये जैम की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। जैम 2024 की वेबसाइट अभी भी लाइव है, वहाँ डेटा है। जैम 2023 की वेबसाइट अभी भी लाइव है, मतलब अपडेटेड डेटा है, उसमें ये आपको डेटा मिल जाएगा। और क्योंकि इस साल 2022 में हमारे यहाँ से थर्ड रैंकर थी श्रुति सराफ, जिसका मार्क्स 60 था। तो उस समय जो हमारा स्टूडेंट उसमें AIR 3 था ना श्रुति का, इस साल तो इसका तो मैं गारंटी से बता सकता हूँ आपको, तो उसके मार्क्स जो थे 60 मार्क्स थे। इस समय संबित घोष था हमारा स्टूडेंट जिसका AIR 2 था, और उसका मार्क्स था 55, ठीक है ना। तो इसका तो मेरे पास वो भी एडमिट कार्ड और मार्कशीट भी है इन दोनों बच्चों का। इसमें अभी मनोप्रिया था, इसका भी एडमिट कार्ड मेरे पास, मार्कशीट भी है, क्योंकि बच्चे भेजते हैं रिजल्ट के बाद ना, तो वो तो ऑलरेडी गूगल फोटोज में सेव है। तो AIR 2 जो है इसके जो मार्क्स थे इसका था 90.3, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हो। तो ये क्योंकि हिस्ट्री में जो मुझे समझ आया जैम के जितने एग्जाम हुए हैं, हाईएस्ट टॉपर का मार्क्स 2024 में गया है, तो मतलब ऐसे कह सकते हो सबसे इजीएस्ट पेपर 2024 का था, ठीक है। सबसे मुश्किल अभी तक का पेपर 2023 का था, जिसमें फर्स्ट रैंक 59 पे गया था, है ना। ये है। तो अब देखो, बच्चा हर साल उतनी ही तैयारी करता है जितना आप लोगों ने किया है, कुछ अलग नहीं है। पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि आप कितना स्कोर करोगे, ठीक है ना। सो अब मैं कट ऑफ बता देता हूँ इन सब इन एग्जाम्स का। तो 2022 का जो कट ऑफ था 2022 का, 2022 में जो कट ऑफ था एग्जाम जनरल का बता देता हूँ। तो जो जनरल का मार्क्स था, क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, आप क्वालिफाइड माने जाएंगे, ठीक है। तो वो जो मार्क्स है जनरल का 22 में वो था 22.91, ठीक है। सॉरी एमएस का ना, एमए का है ये, एमएस का बता देता हूँ। एमएस का था 16.39, वो एमए का लिख रहा था मैं क्योंकि वो दोनों बच्चा एग्जाम दिया हुआ है। ठीक है, जनरल का। बाकी ओबीसी का अगर आप देखोगे तो ओबीसी का था 20, सॉरी ये ऊपर एमए का है ना, इसलिए एमए याद आ जाता है। ये 14.75, और SC ST का जो है इनका कट ऑफ था 2022 में 8.20, ठीक है।
तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स था जैम 2022 में। मैं 23 का बता देता हूँ फिर आपको, क्योंकि ऑलरेडी मेरे ड्राइव वो गूगल फोटोज में सेव था, तो मैंने वहीं से डाउनलोड कर लिया ये बच्चों का स्कोर कार्ड। तो उसमें लिखा हुआ है यहाँ पे जो है जैम 2023 में जो है तो ये 23 का जो जनरल का कट ऑफ मार्क्स था जनरल का 2023 में। बाकी आपके पास भी होगा ऑलरेडी डेटा, वेबसाइट पे है, दोस्तों का होगा, सीनियर का होगा आपका, तो आप मैच कर सकते हो, ठीक है ना। किसकी बात कर रहा हूँ, 2023 का ना, ये मैं 2022 का लिख रहा था, ठीक है ना। तो 23 का जो है 14.61, ठीक है, एमएस का ना 14.61 ये था। ओबीसी का इसमें जो कट ऑफ मार्क्स था आपका 13.15, ठीक है। और जो एससी एसटी का आपका मार्क्स था ये आपका था 11.53, ठीक है। तो ये 2023 का कट ऑफ है डिफरेंट कैटेगरी का। अब आते हैं 2024 वाले पे, ठीक। जो 24 का पेपर आसान आ गया था, तो आसान आ गया था, तो इसमें जनरल का कट ऑफ था 23.303, ओबीसी का कट ऑफ था 20.72, और जो एससी एसटी का कट ऑफ था वो था 11.51, ठीक है। क्योंकि ये पेपर है ना इजी था, तो यहाँ 23 क्वालिफाइंग मार्क्स था। ये पेपर मुश्किल था तो 14 था। ये पेपर थोड़े इससे आसान था लेकिन ऐसे मुश्किल था तो 16 था, ठीक है ना। अब इसके अकॉर्डिंग आप, चूंकि आप लोग एग्जाम दे के आए हो, तो आप लोग खुद, और ये सब पेपर भी आपने ऑलरेडी सॉल्व किया है, आप लोग ऑलरेडी 22 का पेपर किए हो, 23 का किए हो, 24 का भी पेपर किए हो, तो आपको आइडिया है कि इन पेपर्स का क्या लेवल था और अभी आपने जो एग्जाम दिया उसका क्या लेवल है। एक सप्ताह बाद रिस्पॉन्स सीट आ जाएगी, मतलब जैसे आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वैसे ही आप ये डाउनलोड कर पाओगे कि जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन पेपर, साथ में आपने जो आंसर किए हैं वो आपको मिल जाएगा कि आपने क्या क्या टिक किया है। आंसर की उसके एक सप्ताह बाद आएगा शायद। तो ये रफली बता रहा हूँ, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक सप्ताह में आपका रिस्पॉन्स सीट आ जाएगा। तो जब रिस्पॉन्स सीट आएगा तो उस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर। तो मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जैसे अभी लाइव क्लास हो रही है वैसे ही हम लोग तब लाइव क्लास करेंगे, और एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, सो दैट आप ये वेरीफाई कर पाओगे कि आपके कितने सही है कितने गलत है। फिर उसके बाद एक सप्ताह बाद अराउंड ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगा। फिर उसमें अगर कुछ गलतियां होंगी तो आप चैलेंज कर सकते हो, चैलेंज करोगे, अगर आपका पॉइंट सही रहा तो वो फिर मार्क्स टू ऑल होगा या फिर ऑप्शन चेंज होगा। उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी जिसके बेसिस पे मार्क्स कैलकुलेट होगा। फिर 20 मार्च के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, फिर अप्रैल से एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये टाइमलाइन होता है, ठीक है ना। बाकी जो क्वेरीज है मैं उस पर आता हूँ आप लोगों के। तो ये बेसिक मैंने आपको एक रफ आइडिया बता दिया है, ठीक है ना। तो जैसे कुछ लोग कह रहे हैं इसका रेंज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो ये 52 मैं 65 कर देता हूँ, जैसे ये आर का कह रहा था। थोड़ा कुछ बच्चे हो सकता है 60 प्लस भी है, तो मान लो 50 to 65 के बीच मान लेते हैं, या चाहो तो 50 to 70 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है इसका थोड़ा रेंज बढ़ा कर दिया कि इसमें आ सकता है, या 60 to 70 कर सकते हो। क्योंकि पेपर देखने के बाद मैं ही बता पाऊंगा, क्योंकि मैंने तो एग्जाम दिया नहीं है, तो मुझे तो आइडिया नहीं कैसा क्वेश्चन था, आप लोगों को भी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे क्या है, ठीक है। तो ये अराउंड 50 to 70 भी रफली लगा देते हैं जी। बाकी कट ऑफ का है, तो यहाँ मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होगा जनरल का, मुझे लगता है कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट था तो मैं रफली रेंज थोड़ा लार्ज लेता हूँ, 8 to 15 का ले लेता हूँ। ओबीसी का उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट कर लो, ठीक है ना, तो वैसा कुछ हो जाएगा। तो मैं जनरल का मुझे लगता है कि इस बीच में कट ऑफ हो सकता है, 8 to 15 का होगा, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग बाकी रेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं अगर लिख दूँ कि 6 to फॉर एग्जाम्पल 12 या 13 रहेगा, SC ST का हो सकता है ना, 3 to समथिंग। थोड़ा इसमें ज़्यादा गैप रहता है ना, तो क्या पता नहीं हो, 1 to 5 लगा लो, या 1 to कितना लिख दो रफली, ठीक है ना। तो 1 to 6 7 8 लिख लो, ये रफली लिख रहा हूँ, ये नहीं कि मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ, मैं गेस कर रहा हूँ जस्ट, है ना। तो ये जस्ट गेसिंग है और कुछ नहीं है। हाँ, ये बार एमए का इजी आया था एमएस से कंपैरेटिवली। अच्छा, पिछले बार जो है, मैं पिछले बार का याद दिला दूं आपको, पिछले बार 2024 में जैम एमए में जो फर्स्ट रैंकर था उसके मार्क्स 55 थे, आई थिंक 50s में ही था, 55 या 59, मैं श्योर देखो वेबसाइट पे देख लेना, मतलब 50s में ही है। तो अभी 2024 कितना था, 57 थे ना। देखिए, तो वही कह रहा हूँ, क्योंकि तो ऐसे 2024 में क्या हुआ था कि एमएस का पेपर बहुत आसान था, एमए का बहुत डिफिकल्ट था। तो एमएस का फर्स्ट रैंकर 93 मार्क्स पे था, एमए का फर्स्ट रैंकर 57 मार्क्स पे था। इस बार शायद उल्टा हुआ है, फिर एमएस डिफिकल्ट आ गया, एमए इजी आ गया। तो वो डिपेंड करता है कौन पेपर बनाते हैं, कौन प्रोफेसर बनाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। आउट ऑफ सिलेबस दे दिया बहुत, बाइवेरिएट नॉर्मल से मतलब सर। अच्छा, बहुत सारे हाँ सर, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन से भी आ गए थे। एनसीएलटी वर्ड भी यूज कर लिया था, एनसीएलटी सिलेबस में तो यूज नहीं किया है।
एंसिलरी वर्ड भी यूज कर लिया, मिनिमल सफिशिएंट से भी था। मिनिमल सफिशिएंट भी पूछ लिया जैम में, बताओ ओटी से भी आया था। क्या मतलब है? जब सिलेबस लिखा जैसे मिनिमल सफिशिएंट गेट में हम जानते हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो हम क्लास में कई बार ये वर्ड यूज कर लेते हैं जब डाउट क्लास करा रहे होते हैं तब, जैसे एंसिलरी हमने क्लास में कई बार यूज किया, एंसिलरी मतलब जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री हो जाए, वैसा स्टैटिस्टिक है ना। मतलब सर हमें तो बाइवेरिएट में तो मतलब सर वही कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन और सर हाँ जस्ट पीडीएफ वगैरह जानना पड़ता है, वहां पर कोरिलेशन पूछ लिया था e⁻x एंड e⁻2y का। अच्छा, तो फिर पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा या तो, है ना। क्योंकि सर वैसे यूक्लिडियन नॉर्म वगैरह भी पूछा था एनएटी में। सर अगर यूक्लिडियन जैसे नॉर्म कुछ पूछा। टॉपिक जो आउट ऑफ लाइक सिलेबस वाले हैं, जैसे एंसिलरी, मिनिमल सफिशिएंट, उनके मार्क्स मिलेंगे क्या अगर जैसे आउट ऑफ कोर्स ही है? हाँ, सिलेबस में नाम नहीं लिखा है लेकिन उनको क्लेम करना पड़ेगा कि आउट ऑफ सिलेबस, फिर वो अगर आपकी बात मानते हैं तब ऐसा होगा, क्योंकि कई बार मुझे लगता है जिन्होंने पेपर बनाया उन्होंने ध्यान से शायद सिलेबस नहीं देखे, उन्होंने मतलब एक एक वर्ड नहीं देखे। अब उसको जैसे था, जितना सिलेबस एलोबरेटेड है जैम एमएस का, तो उसमें मिनिमल सफिशिएंट वर्ड भी होना चाहिए था अगर पूछ रहे हैं तो। जैसे मैं कहता हूँ मिनिमल सफिशिएंट, आज तक मिनिमल सफिशिएंट में एक भी क्वेश्चन जैम एमएस में नहीं आया, पहली बार इस साल आया जो आप कह रहे हो। तो एनसीलडी पे भी एक भी क्वेश्चन डायरेक्ट जैम में नहीं आया, डायरेक्ट नहीं आया, एनसीलडी वर्ड यूज नहीं किया आज तक। सर उसमें तो डायरेक्ट आया था कि एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स बता दो, मिनिमल सफिशिएंट बता दो, डायरेक्ट आया था ये तो दो। लाइक हाँ 4 ऑप्शन थे, 2 एंसिलरी के, लेकर आया 2 था। मिनिमल सफिशिएंट के। तो जिन लोगों ने गेट के थोड़े पीवाई क्योंकि उनको आइडिया होगा Which मिनिमल of सब। them is not true था, वो क्वेश्चन था आपका which of them is not true था। बाइवेरिएट नॉर्मल दे रखा था 0,1 0,0,1,1, रो ऐसा था, और आपका फर्स्ट ऑप्शन था शायद समेशन xi स्क्वायर yi स्क्वायर xi yi। सेकंड ऑप्शन था आपका समेशन xi yi, मतलब ये पूछा था आपका सफिशिएंट मतलब सफिशिएंसी का, और थर्ड क्वेश्चन जो था आपका मिनिमल सफिशिएंट का, देखो और तो फोर्थ पहले जो तो था आपको मिनिमल सफिशिएंट के पहले ये चेक करना पड़ता है सफिशिएंट होना चाहिए, उसके लिए फैक्टराइजेशन थ्योरम आप लगा सकते हो। बाकी जस्ट मैं बता देता हूँ, अब तो कोई फायदा है नहीं बताने का, लेकिन जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि ये सिंपल एक थ्योरम होता है, कुछ लोग जानते भी होंगे कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा या फ्री ऑफ थीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखते हो, अच्छा आगे इफ एंड ओनली इफ tx इज इक्वल टू ty, और ये जो मैं x ऐसा लिख रहा हूं इसका मतलब मेरा वेक्टर से है ना, y अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं इसका मतलब वेक्टर y से है। तो ये कंडीशन है जो गेट का, अगर py क्यू देखा होगा या डाउट क्लास में रहे होंगे तो उनको थोड़ा बहुत ये थ्योरम लिख रहा हूं, डेफिनेशन नहीं, ये एक थ्योरम है ना। तो ये होता है देन वी से, है ना, t इज मिनिमल सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, सफिशिएंट तो होना ही चाहिए, सफिशिएंट के बाद ये कंडीशन है मिनिमल सफिशिएंट, डायरेक्ट भी लगा सकते हो। तो ये एक तरीका होता है, लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ x के टर्म में लिखो, वही फंक्शन दोबारा y के टर्म में लिखो। अब देखो ये दोनों कैंसिल होके थीटा से फ्री कब हो जाएगी, तो वो tx बराबर ty आएगा, तो उस केस में ये कंडीशन होता है। मतलब जस्ट अभी के लिए बताया हूँ, फ्यूचर में काम आएगा। कार्डिनल वाला था सर। कार्डिनल का मतलब होता है, कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि कितने एलिमेंट है उस सेट में, अगर कार्डिनलिटी पूछा है तो। हाँ तो सर कार्डिनलिटी कैसे सर आपका रैंडम वेरिएबल बना सकता है? अच्छा कई मतलब बार होता है। क्वेश्चन ऐसा था कि एक्स आई वाई आई, और मतलब ऐसा था कि एक्स आई वाई आई और आई आई डी, तो सच दैट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। अच्छा, तो वैसे कितने पेयर है जो उसको सेटिस्फाई करेंगे वो हो जाएगा। जैसे हाँ हाँ एग्जांपल हाँ के हाँ लिए हाँ हाँ तो वो काउंट कर सकते हैं, मान लो 20 एग्जांपल के लिए n रैंडम वेरिएबल है, अब n में से कितने पेयर्स हैं जो उस सेट में फॉल करेंगे, तो वो काउंट करना था। मैक्सिमम 25 हो सकता, मतलब 25 इन द सेंस कि मान लो 25 पेयर्स हैं एग्जांपल के लिए, तो 25 पेयर तो मैक्सिमम 25 सारे सेटिस्फाई कर जाएंगे, या मिनिमम हो सकता है कोई सेटिस्फाई ना करे, तो वो काउंट करना था कितने उसमें फॉल करेंगे उस सेट में, उस कंडीशन में। सर एक क्वेश्चन था, एक बाइवेरिएट नॉर्मल का था, उसमें बोला था कि एक्स वाई फॉलोज बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 0 एंड वेरिएंस 1 1 एंड कोवेरिएंस 0.4 था शायद, 0.25 था, 0.25 था। ठीक है 0.25 था। अप्रॉक्स, हाँ ठीक सर है। फिर उसका बोला था कि कोवेरिएंस ऑफ x प्लस वाई कॉमा वाई क्यूब, ये एक्स क्यूब फोर x क्यूब, टाइम्स ठीक x है। तो प्लस वैसे वाई ही कॉमा वाई क्यूब था। जो भी है तो उससे कोई बहुत ज्यादा मुझे लगता है फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई यहाँ आई आई डी है ना, एक्स वाई आई आई डी है ना यहाँ पे, हाँ सर। तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई क्यू या एक्स क्यू कुछ भी लिख दूं तो रहने दो, हाँ सर, वाई क्यूब वाई था। क्यूब था, वाई ओके क्यूब था। देन इट्स फाइन। तो अभी क्या है, सिंपल हम लोग कोवेरिएंस तो वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करती है,
अब डेफिनेशन लगा लेंगे, ऐसा कुछ होगा, इससे आएगा, एक इससे देख लो, और नहीं तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, y क्यूब था, है ना, तो यहाँ से जो y है हमारे पास, x इंडिविजुअली नॉर्मल 0 1 है, y इंडिविजुअली नॉर्मल 0 1 है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो ये तरीका है जिससे शायद लंबा होगा, मुझे लगता है इस तरीके से थोड़ा अप्रोच लेंदी होगा, है ना, तो एक इस तरह से कुछ किया जा सकता है, यहाँ से तो कोवेरियंस y क्यू, तो ऐसा हो गया e ऑफ, 3 क्वेश्चन तो अपने मॉक से आए थे। अच्छा वाह बढ़िया, फिर तो ये इस तरह हो जाएगा e ऑफ y क्यूब इंटू ई वाई, तो ऐसा हो शूज जाएगा, वाला और एक दूसरा 4x² + 9y² < 6 अच्छा ओ सही है, और शूज वाला अच्छा प्रोबेबिलिटी। सूज वाला जो क्वेश्चन था, हाँ हमने वो मॉक टेस्ट में देखे थे, ओके। तो मुझे लगता है जिन्होंने पेपर बनाया शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं किया सिलेबस को और PYQs को, जिन्होंने मतलब एक्चुअली IIT दिल्ली में ना स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट तो है नहीं, पहली बात, वहाँ स्टैटिस्टिक्स के 3 4 प्रोफेसर है, तो नीरज जोशी अभी ज्वाइन किए हैं, विकास विक्रम सिंह है, उन जो भी मुझसे पढ़ा हूँ, एस धर्मराजा सर हैं, 3 तो यही 3 स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर है वहाँ पे, और ये सब जनरली विकास में तो मैथ्स सर्टिफिकेट के लेवल का बना दिया लग रहा। हाँ मुझे लग रहा है गेट, हाँ गेट के जैसा ही बना दिया, अगर मिनिमल सफिशिएंट गेट में आता है एनसीएलटी, ये सब गेट के जैसा ही बना दिया फिर तो, अब इसके आगे ये तो निकालना आसान है, कोई क्वेश्चन ही नहीं। सर एक बाइवेरिएट दे के उसमें एमएलई पूछा था, बाइवेरिएट नॉर्मल दे के। अच्छा तो उसका रिजल्ट होता है मल्टीवेरिएट नॉर्मल, ये भी थोड़ा हायर ही हो गया क्योंकि मल्टीवेरिएट नॉर्मल में इजीली फॉर्मूला है, तो बाईवेरिएट इसका आगे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो देख सकते हैं तो अभी। वन आंसर आ रहा था 4 टाइम्स ऑफ 1/4 करके आ रहा था, 1/4 मतलब 4 टाइम्स ऑफ 1/4 आ रहा था, तो 4 था उसमें, तो 4 कट करके उसका फाइनल आंसर 1 आ रहा था इसका, अच्छा 1 आ रहा था, मतलब ठीक कि है, ये जो ओड आंसर 0 नहीं था इसमें, शायद वो 024 ऐसे कुछ करके था मीन में। हाँ वो एग्जैक्ट आंसर देखिए, जब एग्जैक्ट पेपर आएगा ना तब एग्जैक्ट हम सॉल्व करेंगे, मैं अभी एक सप्ताह में तुम्हारा रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा, तो मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, तब में भी सब लोग इनवाइटेड होंगे। हाँ इसका थोड़ा देखिए ना कि वो बोला है x, y फॉलो कर रहा है आपका बाइवेरिएट नॉर्मल 0, 0, 1, 25, तो 0 वही 1, हाँ ठीक है, 0.25, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन e टू द पावर 2y, e टू द पावर x। अच्छा तो e⁻²y, e⁻x, ओके, तो यहाँ से एक चीज तुम देख सकते हो कि इसका जो मतलब PDF, आपका जो वेरिएंस वाला पार्ट था वो आया था आपका e टू द पावर 5 इनटू समथिंग आया था, जो रूट ओवर ऑफ e टू द पावर 5। अब जो ऊपर वाला पार्ट था ना वो e क्यूब माइनस x था समथिंग, और एक e स्क्वायर माइनस x समथिंग था, तो e क्यूब होगा या फिर e स्क्वायर, मतलब अब जस्ट अच्छा निकालिए एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर y, e टू द पावर 2y एंड e टू द पावर x जॉइंट में। तो ये थोड़ा लेंदी है ना, ये थोड़ा लेंदी टाइप का भी लग रहा है, e⁻x माइनस फिर e⁻2y, अच्छा तो यहाँ mgf यूज हो जाएगा ना, अगर तुम्हें एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻2x चाहिए तो एक्सपेक्टेशन e⁻tx होता है, तो t को 2 रख देंगे तो mgf यूज हो जाएगा फिर तो, अगर वैसा कुछ होगा तो, है ना, होगा ना, 3 हो जाएगा ना वहां पर। हाँ वही, एक मिनट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ है ना ये mgf टाइप का नहीं, ज्वाइंट mgf आता है बाईवेरिएट का, वो यूज नहीं हो जाएगा, जैसे इसको अगर आप ठीक से लिख दोगे तो ये क्या हो गया आपका, ये मैं चलो ऐसे सीधा लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ये ऐसा नहीं हो गया e⁻2x + y, सॉरी 2y + x, है ना, और आप जब mgf ज्वाइंट mgf तो पता ही होगा आपको, तो बस ज्वाइंट mgf में क्या करना है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का 2 है, तो इसमें t1 को 1 और t2 को 2 रखना था, मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये वाला टर्म आ जाएगा न्यूमरेटर वाला, जो ये चाहिए आपको, अब जो भी आंसर आएगा आप निकाल सकते हैं, मैं बस अप्रोच बता दे रहा हूँ कि इसमें अगर मैं t1 को 1 और t2 को 2 रख दूं तो ये इसके इक्वल नहीं होता है, e⁻x + 2y होगा जी, देख लो mgf का डेफिनेशन तो आता ही आप लोगों को, क्योंकि ये होता है e⁻t1x + t2y, तो यहाँ से नहीं आ जाएगा, तो ये वाला टर्म तो mgf से आ जाएगा, ज्वाइंट mgf से, कि t1 को 1 रख देना है, t2 को 2 रख देना है, तो उससे आ जाएगा, और ये अलग अलग यहाँ भी mgf से आ जाएगा, e⁻2y, e⁻x और अपॉन यहाँ भी mgf यूज होगा, इसको खोलो तो मुझे लगता है mgf से ये सारी क्वांटिटी आ जाएंगी, मतलब इंडिविजुअल तो x हमारा नॉर्मल 0 1 ही है, तो इसका भी mgf आपको आता है e⁻½ t² है ना, और इस तरह से y भी आपका नॉर्मल 0 1 है, तो इसका भी mgf आपको आता है, तो mgf से ये आ जाएगा, ये क्या है, y का mgf लिखो जहाँ t की जगह 2 कर दो, ये x का mgf लिखो जहाँ पे आप t की जगह 1 कर दो, उससे आ जाएगा, इसको भी खोलिए, वैसे ही mgf से ये भी आ जाएगा, तो ये mgf से निकाल पाओगे आप, जो भी आंसर आएगा आप निकाल पाओगे, वेरीफाई कर लो, mgf यूज करो, यहाँ पे बाईवेरिएट नॉर्मल का mgf लिखो,
ई की पावर t1 है ना, उस तरह जो फॉर्मूला होता है μ1 t1 प्लस म्यू t2 प्लस हाफ, है ना, तो वो वाला फॉर्मूला यूज़ करो और उससे ज्वाइंट बाइवेरिएट नॉर्मल का ज्वाइंट MGF एंड मार्जिनल MGF, और यहाँ पे भी खोलो इसको वेरिएंस के फॉर्मूले से, तो यहाँ भी आ जाएगा एक्सपेक्टेशन e की पावर 4y माइनस e की पावर एक्सपेक्टेशन e की पावर 2y का होल स्क्वायर, तो ये भी y के MGF में t को 4 रखना है तो ये आ जाएगा। फिर यहाँ ऐसे ही y के MGF में t को 2 रखना है, बाद में स्क्वायर करना है, सिमिलर यहाँ पे हो जाएगा, तो ये MGF से हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, तो ये आपका MGF से आ जाएगा, ठीक है, तो यही है, तो ये पूरा क्वेश्चन MGF पे बेस्ड है। MGF लिख के फिर T1 T2 को अलग अलग पुट करते रहो, इस टर्म का वैल्यू निकाल के पुट कर दो तो उससे आ जाएगा आपका। सर और एक क्वेश्चन था उसमें, हाँ लाइक सर ट्रंकेटेड एक्सपेक्टेशन पूछा था, मतलब कि एक्स गिवन समथिंग को एक PDF दे दिया था और फिर यहाँ पर बोला एक- था आपका एक्सपोनेंशियल लैम्डा दिया था, तो मैक्स तो अब आपका 2x था। अच्छा, हाँ वो मैक्सिमम कंटिन्यूअस ऑफ नहीं हो रहा था। 2, x टाइप का। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, फिर पूछा था जिसमें सर CDF कंटिन्यूअस नहीं हो रहा था। ये ऐसा पूछा था। सर नहीं, सर। मिनिमम था, सर मिनिमम था, मैक्सिमम नहीं था। अच्छा ठीक है, Minimum तो था, हाँ। देखो सर ये पूछा था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अच्छा, मिनिमम ऑफ x कॉमा, ये पूछ रहा है कि रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ये पूछ रहा है। नहीं, उसका हाँ, ये- CDF, उसका CDF। अच्छा CDF, तो आपको पता होगा कि इसे कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट और मिक्स्ड, तो अगर मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल हो जाएगा तो कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं CDF, है ना। और ये y एक ऐसे डिफाइन किया था, y इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x। ठीक है, तो इसको खोलिए जरा, तो ये क्या होगा, फिर 2 क्या कब होगा, 2 तब होगा जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा है ना, तो मिनिमम 2 हो जाएगी, और x कब होगी, जब लेस देन इक्वल टू 2 है, तो इसका क्या मतलब, ये तो मुझे लग रहा है मिक्स रैंडम वेरिएबल आ जाएगा, मिक्स नहीं आ जाएगी जी। और सर, इसमें इसका दो सर option आपका नॉट ट्रू पूछा था या फिर ट्रू पूछा था? अब पता नहीं, वो तो बच्चे बताएंगे, तो यहाँ से सर हाँ ये इसमें देखो, पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन ए में था fy इज कंटिन्यूअस और fy इज डिसकंटिन्यूअस एट एक पॉइंट दे दिया था। हाँ at देखो 2। आपको पता होगा ये जो वाला सही जो होगा। PMF होता है, प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज अ जंप इन द CDF, तो अगर किसी हाँ। पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मिल रही है तो CDF में जंप क्रिएट करेगी, एंड जंप का मतलब है डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है वो, तो CDF उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो होगी, जिस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ हाँ, तो प्रोबेबिलिटी y बराबर 2 नॉन जीरो होगी, ये नॉन जीरो आएगी, आप निकाल भी सकते हैं 2 से इन्फिनिटी जो भी लैम्डा था e की पावर माइनस लैम्डा x dx, तो ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी आएगी, तो मतलब 2 पे नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी है, तो ये पक्का है कि y का CDF 2 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, हाँ वो ये ऑप्शन था सर उसका, है ना, तो y का CDF 2 पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही, बिकॉज यहाँ पे जो y है इज नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इट इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल एक्चुअली, ठीक है, ये है। सर जी। एक क्वेश्चन में ना, जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ x दे रखा था 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर दे रखा था 4, एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्यूब निकालना था, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर 4th मूवमेंट दे रखा था 16। अब ये डिस्क्रीट था, ये कॉन्टिन्यूअस था, ये सर यही था सर, रियल वैल्यू बस यही था सर, उसमें और कुछ रियल वैल्यू इन्फॉर्मेशन फंक्शन दी नहीं रैंडम थी। वेरिएबल बोला था। कुछ लिखा था कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट, ऐसा कुछ रियल वैल्यू value फंक्शन इसने बोला था। कंटिन्यूअस था सर। कॉन्टिन्यूअस था, नहीं रियल वैल्यू बोला था बस। तो रियल रियल वैल्यू वैल्यू बोला था, Real कुछ value डिफाइन नहीं था कि कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है। तो दोनों पार्ट से ऐसा हम ही ट्राई था कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पे ऐसा है, अगर हम डिस्क्रीट लेके चले, क्योंकि ये क्वेश्चन है कि इन सब में क्या रिलेशन है, x स्क्वायर, हाँ सर इसको ऐसे तो कर सकते हैं ना कि ये मीन अबाउट 0 दे दिया, चाहे कोई भी हो, तो एक्सपेक्टेशन जो मतलब मोमेंट अबाउट ओरिजिन दे रखा था, तो जो टेलर सीरीज एक्सपांशन होता है ना, सर फॉर्मूला टेलर होता है ना सीरीज x एक्सपांशन के होता है, पावर q इज इक्वल टू म्यू क्यू प्लस 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर, वहां से आ जाएगा, प्लेन अच्छा, आता है आंसर। क्या क्या फिर से बताओ, ex क्यू इज इक्वल टू म्यू क्यू प्लस 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर। μ2 प्लस 3 म्यू, सर म्यू की पावर q प्लस रिलेशन 3 म्यू बिटवीन रॉ एंड सिग्मा अच्छा स्क्वायर। ये म्यू की पावर 3 प्लस 3 म्यू सिग्मा स्क्वायर, हाँ, x क्यू का होता है वैल्यू। अच्छा ये रिजल्ट आपने निकाला या रिजल्ट आपको थ्योरम है, यही कह रहे हैं ना आप, अच्छा
हाँ ओके, तो सर डिराइव किया जैसे जा सकता है, मुझे लगता है एमजीएफ से भी कुछ हो सकता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन यूज कर ले। सर एमजीएफ से जैसे मतलब कि मोमेंट अबाउट ओरिजिन दे रखा था ना, तो एक्सपांसन करके वो पॉइंट पुट करके जैसे हाँ कोफिशिएंट लेके उससे हाँ वो कर देते थे ना, तो इंटीजर में आ रहा था आंसर, इसका आंसर हाँ, कुछ। उसमें जैसे आज ये बता रहा है ना 10 आएगा, जैसे अमन बता रहा है कि 10 आएगा, तो ऐसा आप लोग देखना पड़ेगा, एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो हम समझ पाएंगे। तो अभी जैसे हमने इसका एक्सपेंशन एक बार लिखा था ना, टी की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ई ऑफ एक्स की पावर एन, यही होता है ना, एन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ये है। सो तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। सर इसी ऐसे ही कंपेयर कर रहा था, मतलब कि जैसे डिस्क्रीट बन रहा था शायद, मतलब कि इतना तो। अच्छा, तो सर इससे हाँ, इसमें वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर 0 आ रहा है। किसमें आ रहा है ई ऑफ, सर वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अच्छा वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो, अच्छा हाँ हाँ। ओके ओके, अच्छा ये सीएसआर नेट में आ चुका है क्वेश्चन, मुझे याद आया, ये पता है सीएसआर नेट लेवल, ये क्वेश्चन सीएसआर नेट में ऑलरेडी आ चुका, मैं भी कराया था। तो आप अगर यहाँ वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, जैसे अमन ये बता रहा हो सकता है ठीक है, जैसे उन्होंने बताया ये इजियर लग रहा है मुझे, तो जैसे आपने ये हिंट दिया सीएसआर नेट का पीवाई क्यू है, तो अगर आप वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई ऑफ, क्योंकि नेट का भी चूंकि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, कल से नेट का बैच स्टार्ट है, तो ये पीवाई क्यू मैंने कराए थे, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, और ये कितना आएगा 4, मतलब 16 माइनस 16, वाओ। तो बताओ किस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता डिपेंडेंट है, बन रहा था, डिपेंडेंट तो इसका बन रहा मतलब ये समझ आया, चलो ये अप्रोच छोड़ दो, फिर इस अप्रोच की जरूरत नहीं है यहाँ पे अब, तो ये सब अप्रोच लेंदी होगा, तो यहाँ से इजीली एक काम हो गया हमारा। तो इससे क्या समझ आया, इससे ये समझ आया कि एक्स स्क्वायर डीजेनरेट रैंड, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ होता है, आप सब जानते हैं वेरिएंस सिर्फ डीजेनरेट का 0 होगा, तो इट इज अ डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, और डीजेनरेट मतलब कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर किसी कांस्टेंट के इक्वल है, डीजेनरेट का मतलब फिक्स कांस्टेंट होगा, ये मतलब 1 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है तभी डीजेनरेट है, तो इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू प्लस माइनस k होगी, तो x के सपोर्ट में 2 पॉइंट है। अब ये मुझे हेल्प करेगा k निकालने में, करेगा ना हेल्प और बाकी चीजें, तो यहाँ से k निकल आएगा, k निकल आएगा तो जो चीजें चाहिए आपको निकल आएगा। तो ये डिस्क्रीट है, ये तो समझ आ गया कि x इज अ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब ये श्योर हो गया कि चूंकि वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि x डिस्क्रीट हो गया, और x 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक्स स्क्वायर डिजेनरेट है, x इज अ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब यहाँ से जो भी आपको चाहिए अब आ जाएगा। और आपको पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी x बराबर k मैं p लेता हूँ, तो x बराबर माइनस k मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 माइनस p, क्योंकि ये 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे अब काम हो जाएगा, बस ये यूज करो आपका p निकल आएगा, और एक दो कंडीशन यूज करो उससे आपको इन दोनों से k और p दोनों निकल आएगा, k और p निकल आएगा तो ex क्यूब नहीं निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है ना, ex और ex स्क्वायर यूज करो और इससे k और p निकल आएगा, ठीक है इससे k निकाल लो क्या है और p निकाल लो क्या है। अब आपको ex क्यूब चाहिए था, तो आगे आंसर ex क्यूब होगा k क्यूब इंटू p, और फिर माइनस ऑफ k क्यूब इंटू 1 माइनस p, बस ये आंसर हो जाएगा। देख लो अब ये जो बता रहे हैं सही है गलत है, एक बार ये भी चेक कर लो, तो वो चेक करना पड़ेगा कहाँ देखा है, तो वो ये भी एक तरीका है। तो ये क्वेश्चन सीएसआर नेट में आ चुका है, मतलब सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पीवाईक्यू सीएसआर नेट में आ चुका है, तो या तो उन्होंने वहां से उठाए होंगे या उन्होंने सोचा होगा कोइंसिडेंट होगा ये, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन किया था कोई कि एक बार था ना कि एक फंक्शन था उसका कॉन्टिन्यूअस दे रखा था x इज ग्रेटर देन y ऐसा था, और उसका आई बोला था एक प्रॉपर्टी है जिसमें था कि देयर मतलब फॉर ऑल c बिलोंग्स टू एफ एक्स कॉमा एफ वाई देयर एग्जिस्ट मतलब देयर एग्जिस्ट नंबर बिटवीन x एंड y, इस तरह से था कुछ। अच्छा ये मैथ पोर्शन का, मैथ्स का, पर इसमें दोनों ही सही हो रहा था, वो हाँ हाँ लैग्रांज हाँ दोनों ही सही हो रहा था। ओके एच डैश ऑफ एक्स दे के रखा था उसमें, तो दोनों मतलब ही आपका उसका मतलब डेफिनेशन यूज कर लिया था कि एक कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन। अच्छा कंटिन्यूटी का, सर और एक 2022 में एक पीडीएफ दिया था हम्म जिससे सीडीएफ कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सेम पीडीएफ, हम्म वही पीडीएफ को उठा के उसने शायद वो मीडियन या नहीं मीडियन नहीं, शायद वो उसमें मीडियन पूछ लिया था, मतलब थीटा दे के मीडियन पूछ लिया था, अच्छा मतलब मीडियन, वो थोड़ा रिवर्स कर दिया था, मतलब कि वो 2022 का जो था क्वेश्चन हाँ उसका उल्टा पूछ लिया था वो। अच्छा उल्टा पूछ लिया था,
अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि आपका बोला था एक्स का मतलब एक्स का मीन 0 हो रहा था, ठीक है, तो समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स आई टू द पावर 4 था, ऐसा कुछ, तो समेशन एक्स उसका आई डिवाइडेड बाई समेशन एक्स आई टू द पावर 4, हाँ वो डिजेनरेटेड 0 हो रहा था क्या, मतलब अच्छा ऐसा कन्वर्जेंस पूछा था क्या? रूट थ्री था सर, इंटू नहीं सर, इसको फंक्शन को LHS में √3n रूट मल्टीप्लाई थ्री, अच्छा यहाँ LHS में √3 मल्टीप्लाई करूँ हाँ हाँ √3n हाँ ऐसा कुछ था। ऐसा? तो ये कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है कह रहे थे, अच्छा तो तो उसके इसका लिए एक्सपेक्टेशन तो 0 आ रहा था दोनों का भी। ओके, तो यहाँ से ये है कि x बार कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी सर 0। इसका हाँ x का डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, x बिलोंग्स टू यूनिफॉर्म -1 to 1। अच्छा ये भी दे रखा था, ओके ओके, तो फिर तो ये x 0 ही हो गया। तो ये तो वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम है हमारा, है ना। तो ऐसा कुछ, अब यहाँ डिवाइड किया है तो अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 1/n, अगर वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन एक्चुअली क्या था, क्या इस पे था, क्या क्वेश्चन ये है, पूछा क्या था कि यहाँ हाँ सर एक क्वेश्चन था, एक्स आई और वाई आई 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 डी यूनिफॉर्म -1 से 1 दे रखा था। XY हाँ एक्स वाई, हाँ एक्स वाई आई आई डी यूनिफॉर्म -1 से 1। तो उसके बाद सर पूछा था जेड कोई रैंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल 1y को फॉलो करता है। बाइनोमियल यूनिफॉर्म 0 1 था। हाँ यूनिफॉर्म 0 1 चलो था ठीक वो, है हाँ 0 1 हाँ बाइनोमियल 1y 1y या y1 1y 1y। तो y ठीक है, हाँ फाइन फाइन फिर सर वो पूछ रहा था 36 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई। नहीं सर, इसमें x प्लस 1 था, x इसमें प्लस 1 इक्वल्स टू इवन, प्रोबेबिलिटी x plus 1 equal to even पूछ रहा है। x मतलब प्लस बेसिकली हाँ x plus 1 is even, मतलब बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी x is odd है वो निकालना है। वो अच्छा दूसरा even क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर ये वाला नहीं। x plus y more than z ये पूछ रहे इवन हैं। नहीं था, वो तो अलग था। दूसरा था, तो वो इसमें अलग क्या था, था? हाँ Probability of x plus y more than z। मोर देन z, हाँ मोर देन z, हाँ ओके x प्लस वाई y सर, y x y, plus y। ओके फाइन। हाँ तो इसमें कंडीशनल लगा लेते हैं डबल, अच्छा तो इसमें आपको XY यूनिफॉर्म 0 1 है, z तो कहने मतलब ये z गिवन y इज इक्वल टू y जो होगा ये हमारे पास है ये बाइनोमियल 1 स्मॉल y, अगर ऐसा लिखता हूँ तो ये है अभी, है ना हमारे पास। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमें XY पता है इंडिपेंडेंट है, तो XY का सम तो ट्रायंगुलर होता है। अब मोर देन z पूछा है ना, और z खुद रैंडम वेरिएबल डिपेंड यहाँ कर पर रहा है। शायद सर बाइनोमियल 1, मतलब बाइनोमियल 3, था शायद। अच्छा तो वो देखना पड़ेगा क्या है, अगर सर हाँ वो है बाइनोमियल पैरामीटर दे रखा था, हाँ पैरामीटर वही, दे अगर रखा था। पैरामीटर हो तो उस तरह से आ जाएगा। सर इसमें दो क्वेश्चन मिक्स हो रहा है। अच्छा हाँ वही मुझे लग रहा है, तो जैसे देखो इसमें अगर अगर ऐसा है ना जैसे कह रहे हो आप, मान लो एग्जांपल के लिए 3,5 मान लेता हूँ अभी के लिए, ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो ये फिर टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, थ्योरम ऑफ टोटल हाँ प्रोबेबिलिटी हो टोटल गया। प्रोबेबिलिटी था फिर ये कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 36 लग इंटू जाएगी, हाफ आया था। है ना। अगर मान लो ये 3 है तो इसको पार्ट में ब्रेक कर देंगे ना, z बराबर 0, z बराबर 1, z बराबर 2, z बराबर 3, ये E1 E2 E3 E4, अब 4 पार्ट में मान लो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A है, फॉर एग्जांपल ये इवेंट A है एग्जांपल के लिए, तो ये हो जाएगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा आपका कि समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इनटू A गिवन EI, इससे आ जाएगा I फ्रॉम 1 टू जो भी है 4, तो अगर 4 है जो भी यहाँ पे होगा, यहाँ 2 होता तो 0 1 2 होता, 3 है तो 0 1 2 3, है ना। तो इस तरीके टोटल मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लेंगे तो आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन था x1 x2 x4 x64 नॉर्मल 0 1 है हाँ और x65 to x128 नॉर्मल 0 1 है, तो पूछ रहा है कि x ट्रांसपोज y क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x ट्रांसपोज एक y। मिनट, 1 to 64 नॉर्मल 0 1 है ना, हाँ और फिर आगे x65 to x28 उसको y डिफाइन किया था x20 और 128 हाँ x128 तक, और उसको पूछ रहा है कि वेरिएंस ऑफ x ट्रांसपोज y क्या होगा। लेकिन इसको क्या बोला है, ये क्या है? वो भी नॉर्मल 0 1। इसका आंसर सर 8 आया। तो ये फर्स्ट वाले का ट्रांसपोज x था। ये वेक्टर है, हाँ वेक्टर है। अच्छा वेक्टर ईच नॉर्मल 0 1 है।
सर वो बर्नौली था, बर्नौली था, हाँ सर, नॉर्मल था। बर्नौली था अच्छा वो, ठीक है, नॉर्मल नहीं था। दोनों बर्नौली कर दूं? सर पूछा था 64 टाइम्स कोरिलेशन, अच्छा, बर्नौली वो में रियल था या कोरिलेशन था? बर्नौली में बर्नौली 1/2 वन हाफ था सर, बर्नौली 1/2 हाफ। ठीक है, हाँ सर, तो ये पूछ रहा है 64 टाइम क्या पूछा था? वेरिएंस ऑफ एक्स कोवेरिएंस या ट्रांसपोज वाई। कोरिलेशन था? हाँ सर, तो इसमें से एक्स, हाँ वेरिएंस, हाँ ये ठीक है, एक्स ट्रांसपोज जो हमें वेक्टर सर दोनों का ये नहीं था, तो नहीं आया था दोनों का सर। नहीं था, उनमें से एक का ही ट्रांसपोज। एक का मतलब अभी पूछा यहाँ पे क्या है? सर एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई का वेरिएंस। अच्छा, एक्स ट्रांसपोज इनटू वाई का वेरिएंस, यही ना? हाँ सर, हाँ सर ओके। यही था, यही था। तो सर डॉट प्रोडक्ट निकल जाएगा डायरेक्ट। हाँ हाँ, सिंपली X वो का कहने का मतलब यही है, एक्स तो एक्चुअली कॉलम वेक्टर होता है हालांकि, तो ये ऐसा होगा रो, तो ये ट्रांसपोज ही होगा, और हालांकि ये भी वाई ट्रांसपोज है, तो एक्स ट्रांसपोज वाई निकाल लो, मतलब वो जनरली वेक्टर कॉलम में रहता है, मतलब कहने का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब वो प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सही कह रहे हैं आप, डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको, तो ये जो तो भी मतलब वेरिएबल, सर ये जो आप प्रोडक्ट लोगे वो दो कॉइन टॉस फॉलो करेगा, दो कॉइन टॉस का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, हाँ और प्रोडक्ट, फिर उसके हिसाब से उसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, हाँ और तो उसका वेरिएंस निकाल लो, क्योंकि हर एक का इंडिविजुअल है, प्रोडक्ट भी बर्नौली ही होगा, क्योंकि ये जो है ना, इसका सपोर्ट 0 1 है और इसका सपोर्ट भी 0 1 है। वो दो कॉइन टॉस ले लोगे तो बर्नौली विद 1/4 आ जाएगा, हाँ एग्जैक्टली, तो वो उसके अकॉर्डिंग बर्नौली आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप निकाल पाएंगे। और फिर उसका वेरिएंस निकाल लो PQ से। हाँ और इंडिपेंडेंट है सर, सारे इंडिपेंडेंट है, तो खाली ऐड कर दो। हाँ, जैसे मान लेते हैं इसको y1, तो x1 y1, इसको yi समझ के चलते हैं, तो ये ऐसा है, तो x1 y1 0 कब होगा, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ना एक तरीके, या 1 ले लो कि 1 कब होगा, तो उसके लिए है ना केसेस देख लो क्या क्या आ सकता है ना, 1 कब होगा, ये प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट, तो दोनों को 1 होना पड़ेगा, है ना, तभी पॉसिबल है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी 0 1 0 1 की है, तो यहाँ से प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये 1/4 आ गया, सही बात है, तो मतलब प्रोडक्ट जो है ईच टर्म, प्रोडक्ट का ईच टर्म बर्नौली 1/4 हो गया। समझ पा रहे जी? तो 64 ये कुछ ऐसा आ जाएगा वेरिएंस, मैं y1 y2 y ऐसा बोल देता हूँ, y64, तो कहने का मतलब हो गया x1 y1 फिर x2 y2 x64 y64, और यहाँ ईच टर्म IID होगा, मतलब ईच टर्म ये तो एक का वेरिएंस निकालो, और आई थिंक वो ऐसा मल्टीप्लाई कर लो। हाँ x1 y1 तो फॉलो करेगा बर्नौली ना? जी बर्नौली 1/4, हाँ बर्नौली 1/4, क्योंकि प्रोडक्ट ना ये x1 का सपोर्ट 0 1 है ना, सही कह रहे हैं आप लोग, जो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि x1 का सपोर्ट 0 1 है, y1 का सपोर्ट भी 0 1 है, तो x1 इंटू y1 का सपोर्ट भी 0 1 ही होगा, तो जिस भी रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट 0 1 है वो बर्नौली ही होगा, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, तो 1 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो p है आपका, तो यहाँ पे देख लीजिए कि x जो प्रोडक्ट को 1 होने के लिए दोनों को इंडिविजुअली 1 होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। अच्छा, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन एक था ना कि ए एंड तो बी ये आ जाएगा का दे इजीली है, रखा था। 64 टाइम करके कुछ ऐसा आ जाएगा। तो सेक्शन बी का एक फर्स्ट क्वेश्चन था ना कि लीनियर अलजेब्रा से ए एंड बी का वैल्यू दे रखा था, तो हाँ। उसका क्या आया था किसी का? ए बी क्या कांस्टेंट मैट्रिक्स, सर वो आंसर 64 बाइनरी 64 कमा 1/2 नहीं बन रहा था क्या ऐसे? किसमें किसमें जो पीछे वाला है इसका सम, लेकिन सम ऐसे कैसे कर पाएंगे आप, इंडिविजुअली वो कर लीजिए ना। अच्छा सर, तो अगर x फॉलो कर रहा है बर्नौली तो x के पावर r भी बर्नौली फॉलो करता है। जी हाँ, आईआईडी है तो, लेकिन यहाँ पे तो ये बर्नौली है प्लस ये बर्नौली है प्लस ये सब बर्नौली है। हाँ सर, तो आईआईडी है तो x के पावर मतलब दोनों आईआईडी है ना सर, तो x के पावर 2 हो गया तो वो भी तो बर्नौली फॉलो करेगा हाँ 1/2। हाँ, तो अगर 64 तक सम करेंगे तो बाइनोमियल मतलब 64 का नहीं 1/2 नहीं हो जाएगा? ये जो है आपका बर्नौली 1/4 है, ये भी बर्नौली 1/4 है, बट ईच टर्म बर्नौली 1/4 है आपका इसमें, समझ रहे जी? प्रदीप देखिए, क्या नाम है प्रदीप ही ना, देखिए एक बार, हाँ इस टर्म यहाँ है ना 1/4 आया ना, ये मैं कह रहा हूँ x1 y1 इज बर्नौली 1/4, x1 इंटू y1 इज बर्नौली 1/4, तो ये सम आप चाहे तो ले सकते हैं, बाइनोमियल जो आप कहना चाह रहे हैं 64 टर्म्स हैं कॉमा 1/4। सर एक रैंक ठीक है 1 ना, का इससे आ कॉन्सेप्ट हुआ था। हाँ रैंक 1 का मतलब मैट्रिक्स 7x7 है
रैंक 1 7 क्रॉस 7 का मैट्रिक्स इसका रैंक 1 है। हाँ हाँ ठीक है। और ट्रेस ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू ट्रेस ऑफ एस स्क्वायर इक्वल टू ट्रेस ऑफ हाँ एस स्क्वायर एस स्क्वायर स्क्वायर नहीं सर एस स्क्वायर ए अच्छा ए स्क्वायर हाँ ओके ए स्क्वायर इक्वल टू 2025। 2025 हाँ तो फिर उसके बाद पूछा था शायद ट्रेस ऑफ ए करके पूछा था ट्रेस ऑफ ए करके। अच्छा तो ए की अगर आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 टू लैम्डा 7 है तो ए स्क्वायर की आइगन वैल्यू लैम्डा 1 स्क्वायर से लेके लैम्डा 7 स्क्वायर तक होगा। दी ना सर रैंक 1 दे दी रैंक 1 दे दिया। रैंक 1 मैट्रिक्स का सर प्रॉपर्टी होता है एक आइगन वैल्यू सर ट्रेस होगा और सारी जीरो। हाँ यहाँ पे जो पॉसिबिलिटीज हैं नहीं यहाँ पे जरूरी नहीं है एक्चुअली वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए होता है वो शायद शुरू में लिखाए थे जो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है उसमें रैंक जो है नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यू को बताता है बट वो डायगोनलाइजेबल हो मैट्रिक्स जाएगा ना, मतलब थ्योरम टाइप का पूछा है तो सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। ये सर रैंक 1 का रैंक 1 एक स्पेशल टाइप मैट्रिक्स होता है उसकी प्रॉपर्टी से बोल रहा हूँ मैं मतलब कि मैं ये पढ़ा था। ठीक है तो इसका आंसर 2025 ही आएगा वैसे ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2025 नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ जो थ्योरम आपने पढ़ा है ना वो थ्योरम सिर्फ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए वैलिड है। क्लास में मैंने एक बार गलत बता दिया था फिर बाद में करेक्ट कराए थे कि मतलब ये जो थ्योरम है कि रैंक 1 है तो 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी बाकी सब जीरो होगा ये सिर्फ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स में वैलिड। डायगोनलाइजेबल भी जैम के सिलेबस में हालांकि है नहीं सर नॉन जीरो नहीं सर मैं बोल रहा हूँ ये जो रैंक 1 का मैट्रिक्स होता है इसकी आइगन वैल्यू चाहे जितने भी मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स हो उसकी एक आइगन वैल्यू ट्रेस होता है बाकी सारे जितने भी है ओके ओके तो आप जैसे मतलब कि यहाँ पे 6 आइगन वैल्यू होगी जीरो बाकी एक होगी ट्रेस। ऐसा है पक्का? हाँ सर ये श्योर ये हूँ ये मतलब कि ये मैं उसी से ही आंसर निकाला हूँ इसको। तो उससे आंसर आएगा फिर ए स्क्वायर का तो अगर ऐसा होगा तो 1 0 0 0 0 0 है ना तो ए स्क्वायर का एक दिया था कौन मतलब ये इसके बाद मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ कुछ दिया था मतलब कि ये ट्रेस ए के बारे में कुछ बोला था तो फिर वहीं से आंसर आया था वो। अच्छा तो देखना पड़ेगा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है तो इस तरह समझना पड़ेगा। पर सर ऐसे करेंगे तो सर काउंटर हो जाएगा ना, मतलब अगर एक बार में वैसे कुछ मतलब सर जस्ट रैंक 1 तक तो हम अगर ये पॉसिबल नहीं होगा। हाँ तो डायगोनलाइजेबल में अगर डायगोनलाइजेबल अगर हो गया तो उसका रैंक तो मतलब सिर्फ 20 रूट ऑफ 2025 हो जाएगा। तो ऐसा मतलब नहीं होगा यहाँ पे। अब जो ऐसा लिख लेना पी इनवर्स डी इनटू पी तो वहां पर सिर्फ आपका मतलब एक जो आइगन वैल्यू होगा तो वो सिर्फ 2025 होगा ओके और बाकी सब जीरो हो जाएगा। हाँ क्योंकि रैंक 1 बोला है ना डी का रैंक और आपका ए का रैंक तो सेम होगा ना। तो वहां से तो आपका मतलब क्या आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2025 आ जाएगा ना। ओके ठीक है हाँ जैसे ये जो होता है सो अगर पी इनवर्स ए स्क्वायर पी यहाँ डी स्क्वायर हो जाएगा है ना ये चीज़ है तो यहाँ से रूट फिर वैसा आ जाएगा। सही कह रहे हो। अगर ये हमारे पास है 202 इसका आंसर दिया था इंटीजर में मतलब कि ऐसे आंसर पूछा था कि आंसर इज गिवन बाय इंटीजर 2025 का रूट कितना आता है 45 फिर 45 आ जाना चाहिए ऐसा है तो ट्रे से 45 सर है ना तो ट्रे से फिर 45 हो जाएगा। यस और उसको मॉड पूछा था उसका तो 45 -45 ऐसा कुछ कंडीशन होगा नहीं मॉड ऑफ ट्रेस पूछा था मतलब सम ऑफ मॉड मतलब हाँ वही तो रूट लेंगे ना प्लस माइनस आ सकता है ना। क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा था कि बोला था कि आपका ए का जो मतलब क्या बोलता है पॉलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा ना वो था आपका समेशन n इक्वल्स टू 1 to 7 an into x to the power n। अच्छा फिर तो वो श्योर हो गया जो आप कह रहे थे। ठीक है हाँ जो वही कह रहा था ना फिर वो अगर वैसा है तो इसका मतलब बाकी जीरो होगा एक फिर वैसे मोड में था मैं मतलब कि वो क्वेश्चन हाँ मॉड इसलिए क्योंकि वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा ना तो उसको दो आंसर आ जाएगा फिर तो प्लस माइनस 45 तो प्लस करने के लिए मॉड ले लिया। तो सर 45 भी होगा ना। हाँ 45 भी होना चाहिए तो इस तरह से 45 फर्स्ट टाइम एमएस के लीनियर अलजेब्रा एमएस से अच्छे आए थे। हाँ इसका आंसर 46 होगा। क्वेश्चन आगे भी था एमएस से अच्छे आए थे 1 by 1। हाँ जी सिमरन क्या कह रहे हैं आप? सर उसमें क्वेश्चन में आगे से था कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दे रखा है समीशन a के x की पावर k इज इक्वल्स टू 1 to n a की पावर k हाँ नहीं a के मतलब कोफिशिएंट अच्छा a k हाँ अच्छा a इंडेक्स k
ए के हम्म एक्स की पावर हम्म के इक्वल टू 1 to 7। अच्छा ऐसा है। तो तो इसका यहाँ पे समीशन मोड ए के पूछा था। ओके, हाँ तो यही था A1 यही। x से लेके A7 x की पावर 7 ऐसा हो जाएगा फिर। हाँ, अब एक कोफिशिएंट 45 आएगा, लेकिन एक कोफिशिएंट 1 भी आएगा। अच्छा हम्म। ओके ओके। सर फिर मैं मतलब कि सर जो सर 1 कैसे आएगा? मतलब सर पहला जो कोफिशिएंट होगा ना x टू द पावर n का, उसका हाँ कोफिशिएंट 0 होगा, और जो बाकी आइगन वैल्यूज है, और एक आइगन सर, वैल्यू जो आइगन 45 वैल्यू है। है उनसे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखो। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होता है किसी मैट्रिक्स का, इसमें अगर आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा? चलो अभी मैं ऐसा करता हूँ, x आ गया ना। सर वो तो हम्म आइगन वैल्यूज से लिखा जाएगा ना, हाँ, मतलब सारी 0 है 6, तो x की पावर 6 इंटू 45 माइनस x। x की पावर एक 6 45 आ रही है, बाकी 0 है। 45 माइनस x ऐसा कह रहे हैं आप? x, हाँ। ओके तो तो यहाँ अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट तो 1 हो जाएगा, और हाँ x की पावर 6 का 45 हो जाएगा, तो दोनों का सम 46। ओके, तो आप ये कहना चाह रहे हैं यहाँ से इसको मैं x माइनस 45 कर देता हूँ अभी के लिए। तो और है ना, मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हम लोग मोनिक लेते हैं। तो x माइनस 45, तो x की पावर 7 माइनस 45 x की पावर 6 ऐसा कुछ। यस सर। हाँ अब मॉड कोफिशिएंट के मॉड का समीशन पूछा था। ओ, तो मतलब इसमें मॉड AK का ऐसा पूछा था है ना, 1 यस to सर। 7। अच्छा, तो ऐसा अगर होगा तो यहाँ से एक 45 आएगा, एक यहाँ 1 आ रहा है, ये कह रहे हैं आप? तो यहाँ से फिर यस 1 सर। प्लस 45 फिर 46 होगा। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा है ना, जैसा इन्फॉर्मेशन आप लोग दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग मैं देख रहा हूँ। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो मुझे समझ आएगा कि क्या करना ठीक रहेगा, एक बार चेक कर लो है ना। तो जैसे उस तरह से डायगोनलाइजेबिलिटी वाला यूज़ करेंगे तो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा ना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ यूज़ ही नहीं किया है, तो हमने बस उतना ही यूज़ किया है। तो वो क्वेश्चन पूरा जो भी क्लियर नहीं है, तो इसलिए वैसा हो रहा है। तो जैसे इनके हिसाब 46 होगा, ऐसा 45 होगा क्वेश्चन। एस्टिमेशन में मतलब एस्टिमेशन में बहुत लेंदी दिया था इस बार तो। अच्छा और एफओएसबी का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ओके और इंटीग्रल का एक ही क्वेश्चन था, वो भी लेंदी जा रहा था। हाँ सर, उसका आपका डिजेनरेट हो रहा था कि एक बार बताइए ना कि एक्स समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर सम मतलब सम ऑफ एक्स टू द ये पावर वाला 4 जो और भी कर रहे थे, मुझे लगता है वो शायद हाँ मीन 0 हो रहा था ना, तो न्यूमरेटर हाँ 0 पे जा रहा होगा इसीलिए। हाँ, तो वेरिएंस भी 0 होगा। नहीं, वेरिएंस 0 आने की जरूरत नहीं है, जैसे न्यूमरेटर 0 पे जा रहा होगा तो कुछ डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 पे ही चला जाएगा ना। जैसे हाँ, एग्जांपल के तो लिए मतलब ऐसा था कि नॉर्मल समथिंग नॉर्मल 0,0 नॉर्मल 0,25 वगैरह समथिंग था, तो उसका एक बार देख लीजिए ना क्या होगा उसका। हाँ, वो एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना पड़ेगा। तुम ये कह रहे हो ना, जैसे कुछ क्वेश्चन बता रहा था कि समेसन xi, यहाँ कुछ क्या था √3n, ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो, ये जो था क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली? हाँ हाँ तो इसमें इंफॉर्मेशन क्या है? इसमें सर नहीं सर, इसमें ऐसा क्वेश्चन था कि जिसका मतलब कि x1 x2 x n का वैल्यू नहीं पता, बट मतलब कि वो नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर था वो अच्छा फॉलो कर रहा था। तो समेशन ऑफ c टाइम c बाई n, मतलब c बाई n वो समेशन अलग था सर। समेसन c, नहीं सर, बाहर c ठीक है, समेशन के बाहर बाहर c c बाई n। n हाँ, xi माइनस x2i का होल स्क्वायर। xi माइनस x2i सर, x2i सब्सक्रिप्ट में 2i x2y ऐसा कुछ कह रहे हैं? है ना सर। x2i शुरू में x2i का सब्सक्रिप्ट माइनस 2i माइनस 1। अच्छा, वो इंडेक्स 2i, वो इवन ऑड। अच्छा हाँ समझ गए, हाँ ऐसा कुछ, हाँ नहीं सर, 2i माइनस 1। x2i यहाँ ठीक है ये, हाँ सर, 2i माइनस 1, वो माइनस 1 आएगा। x2i माइनस x2i हाँ माइनस 1 मतलब का। सर वो जो बेसिकली आपका बोल रहा था कि काई स्क्वायर होता है ना, तो काई स्क्वायर का मतलब रूट ओवर ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ ये काई भी स्क्वायर है पूछा है। यहाँ पे क्या है, पहला टर्म क्या है, xi है कि नहीं है? सर पहला x2i टर्म था, x2i था, मतलब वहां पर सर देखिए x2i माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, अच्छा ये मतलब एक बोलो ना, ऑड रुक एक जाओ एक इवन मिनट, ले रुक रहा जाओ, था। हाँ शुरू से लिखता हूँ, x2i इवन टर्म्स फिर x2i ऑड माइनस टर्म्स का होल स्क्वायर। उसका होल अच्छा स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके ठीक है। आई तो यहाँ पे पूछा कहाँ है अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा, देन c इक्वल्स टू व्हाट। अच्छा, तो ये अनबायस्ड नहीं सर, एस्टिमेटर ये है तो सिग्मा का। कन्वर्जेंस प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है।
ये ऐसा नहीं सर, ये कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पूछा था ये, अब तो वही देखना ये पड़ेगा question क्या क्या है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मिक्स होगा ना, क्योंकि याद एग्जैक्टली तो है नहीं सबको, क्योंकि इतना ध्यान थोड़ी रहता है क्वेश्चन क्या है, तो इसलिए क्वेश्चन मिक्स हो रहा है कई बार, है ना। तो जो भी होगा आ तो जाएगा, उसमें क्या मुश्किल क्या है, अगर अनवैस है तब भी आ जाएगा। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो कन्वर्जेंस इन हाँ प्रोबेबिलिटी सर। में भी आ जाएगा। कंसिस्टेंसी तो सर इसमें पूछा इसका था वाई इसका। मान लो, इसको मान लो वाई हाँ आई है। अब तो मुझे बताओ कि 1/n, एक्सपेक्टेशन वाइज का निकाल लेंगे। हाँ तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, ई वाई पे, ई वाई स्क्वायर पे, तो इससे कुछ हो जाएगा, उसी की तो है ना। ये वाई आई सर मान लो इसको, ये वाई आई है लिमिट्स, आपका। मतलब लिमिट्स थ्योरम का सवाल मतलब इजी था, बट थ्योरम लगाने सैम्पलिंग पड़ेंगे, का, सेंट्रल लिमिट हाँ थ्योरम या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर या स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, यही लगेगा, है ना। सैम्पलिंग का भी ठीक था, बट हाँ सर, एक था आपका जो मतलब कोवेरियंस से पूछा था, मतलब वो सर आपका भार ऑफ बीटा हेड, बीटा नॉट हेड, बीटा हेड, वहां से पूछ दिया था। मतलब जिसमें सर ऐसा था क्वेश्चन की चार ऑप्शन सही होगा, आपने उसको रिजल्ट में लिखवाया था लीनियर लास्ट रिग्रेशन में। वाला, ऐसा अच्छा। हाँ था, ऐसा था कि वाई आई इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स आई प्लस एप्सिलॉन जो होता है। ठीक है। तो सर बोला जैसे है तो बोल रहा था कि आपका एक्स आई मतलब वाई आई इक्वल्स मतलब एक्स आई इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर एक्स, ऐसा कुछ था। अच्छा मतलब सर एक्स बार जीरो वेरिएंस होता ऑफ बीटा 1 पूछा था, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 और बीटा नॉट इंटू एक्स आई करके ऐसे कुछ करके अच्छा, था, तो वो हमने जिसमें सर लिखाए थे बाद में, जो बच्चे डाउट पूछे थे उनमें रिजल्ट लिखा दिया होगा। हाँ, तो तो सिंपल सर मेरा तो वहां पर सर मतलब वहां पर ऐसा रहा था, मतलब हाँ वहां पर बोल रहा था कि भार ऑफ वाई नॉट, भार ऑफ वाई आई कॉमा बीटा नॉट बोला था, पर इसका तो कोई रिजल्ट नहीं था। जो वहां पे हमने लिखा था कि जो बीटा नॉट का हैट आता है, वो तो हमने फॉर्मूला बहुत सारे रिजल्ट लिखे थे ना, बीटा 1 हैट जैसे एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, ऐसा कुछ था ना। तो ऐसा कुछ था, उसको सिंप्लीफाई करेंगे वही आएगा। तो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये तो रिजल्ट पूरा देखना पड़ेगा। तो ये होता है फिर बीटा नॉट आप निकालते हो वाई बार माइनस बीटा नॉट एक्स बार, तो ये दोनों अनबायस्ड एस्टिमेटर होते हैं, है ना। उसके बाद फिर वेरिएंस भी लिखाया होगा हमने कि वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट हैट क्या होता है, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट क्या होता है। वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट होता था आपका सिग्मा स्क्वायर बाई एन प्लस एक्स बार स्क्वायर इनटू एस एक्स सर ये एक्स बाई सिग्मा स्क्वायर। 2017 में पेपर हुआ था ना गेट का, हाँ। सर उसमें से 2 ऑप्शन इसने उठाए हैं, मतलब मुझे भी कि लग रहा है ये लोग ना, मतलब कई सारे क्वेश्चन अभी जो मैं देखा हूँ नेट में आए हुए हैं, गेट में आए हुए हैं, तो ये कहीं ना गेट नेट का पेपर देख के इन्होंने जैम पेपर बना दिया है, इस तरह कुछ लग रहा है। पेपर तो पूरा फालतू, मतलब कि दिमाग जिनका शुरू शुरू में कैलकुलेटिव पड़ गया फिर तो उनका वही अगर फिर तो मतलब दिक्कत है। बहुत 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 हाई कर दिया बस इन्होंने सर। तो और एमएस में भी आपका टफ इंटरवल लीनियर का अलजेब्रा के क्वेश्चन दे क्वेश्चन दिया बने सर, हैं। मतलब वो कॉन्फिडेंस इंटरवल पाइवट का क्वांटिटी क्वेश्चन है दे सर। दिया कि मतलब दो साइड में को आपको मतलब चेक करना पड़ेगा सर जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल। नहीं सर, हमारे सिलेबस में कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे है ना कि जैसे नॉर्मल के दे दिया 1 पैरामीटर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सर वो नहीं था, वहां पे अलग सा पीडीएफ देके अलग से वो इंटरवल पूछ रहा है। अच्छा, और जो सिलेबस में लिखा है मतलब एक्सपोनेंशियल वहां पर नॉर्मल। ऐसा था कि आपका एक्स आई बाई सर थीटा वहां पे ये फॉलो पाइवोटल कर रहा क्वांटिटी था आपका किसको बीटा पकड़े 1 पता नहीं टू चल को। रहा था। सर उसका पीडीएफ शायद था 2/थीटा, थीटा माइनस एक्स होल स्क्वायर, ऐसा था। अच्छा हाँ मतलब वहां पर ऐसा था कि आपका एक्स आई बाई थीटा ये फॉलो कर रहा था आपका बीटा फर्स्ट काइंड 1,3 को, ऐसा। ठीक है, तो वहां से तो पाई वहां से आपको मतलब दो साइड का निकलना पड़ता। पाइवट क्वांटिटी निकाल के फिर देखना पड़ेगा, या तो सर ऐसा होगा। वो भी मतलब कि एक क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन जो था मैंने मतलब कहीं देखा है उसको, शायद आईएसएस या तो फिर सीआईएसआर नेट में ऐसे ही कुछ गेट में वो भी इस तरह के क्वेश्चन आया, जहाँ एक्स बाई थीटा को पाइवट लिया था, एक क्वेश्चन था वहां पे। हाँ वही तो वही गेट में एक क्वेश्चन था जहाँ बोला था ये पाइवट क्वांटिटी यूज करके बताओ कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। सर वो मतलब कि वो तो स्ट्राइक ही नहीं कर रहा था ना, मतलब कि वो उस टाइप के क्वेश्चन अगर किए होंगे तो फिर तो लगेगा ना कोई तभी। नहीं, सबको दिक्कत होगा, जैसे आप लोगों को जहाँ दिक्कत हो रहा है समझिए हर बच्चे को, क्योंकि हर बच्चा आपके लेवल का ही है। यहाँ जैम का एग्जाम वही बच्चा दे रहा है जो जैम की प्रिपरेशन कर रहा है और जो बीएससी किया है, तो सारे बच्चे आपके लेवल के ही हैं। तो जैसे पेपर डिफिकल्ट है तो सारे बच्चों ने छोड़ा होगा, तो इसलिए मतलब मार्क्स का वो है ना। सर एक क्वेश्चन पूछा था सर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था हाँ कि एक कंटेनर में 10 शूज है, ठीक है, और उनमें से लाइक उसमें ये था कि वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के हैं, तो वो बेसिकली 5 पेयर हो गए। यस, उनमें से 10 में से
5 शूज निकाले जाते हैं, तो उसमें ये था कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से कम 2 पेयर निकल जाएं। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें बीच में एक लाइन और थी, वो याद नहीं आ रही। ये मैडम मॉक टेस्ट में भी था ये क्वेश्चन, शूज वाले क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में दिए थे, शुरू वाले टेस्ट में जो बच्चे दिए थे बेसिक प्रोबेबिलिटी के, उसमें था ये क्वेश्चन कि सर हाँ सर अच्छा एक देखो क्विक अभी है। एग्जैक्ट पेपर आ जाएगा ना, 1 सप्ताह के अंदर आपका रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा, मतलब पूरा पेपर आपको मिल जाएगा और आपने क्या आंसर किया वो भी मिल जाएगा कि किस क्वेश्चन में आपने आंसर किए, मतलब आपका जैसे आपके वो पेपर थे रिस्पॉन्स शीट का मतलब है आपका पेपर और आपके ऑप्शंस उसमें दिखेंगे कि आपने क्या क्या टिक किए हुए हैं, कितने टिक किए, तो वो भी आ जाएगा। फिर हम एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जस्ट विद इन अ वीक आ जाएगा, तो विद इन अ वीक हम लोग फिर ऐसे ही डिस्कशन क्लास रखेंगे, एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, मतलब मे सर भी एक इस दिन में ना बार हो। सर एक इस क्वेश्चन बार था तो ऐसा लग रहा है कि थीटा मतलब 25 भी अगर रह जाए तो बहुत है, 25 तो मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2023 में 25 मार्क्स पे मैं बताऊं, अब 2023 के एग्जाम में ना, हाँ 25 मार्क्स पे भी रैंक अंडर 100 ही था 2023 में। सर 2023 से भी इस बार पेपर टफ था, मतलब हाँ कि तो वो फिर समझ लो बाइवेरिएट उसके में था। अकॉर्डिंग शिफ्ट होंगी चीजें, जैसे हमने बताया ही है कि ये आपको मैंने कट ऑफ बता रखा है डिफरेंट ईयर का, AIR 1 का मैंने मार्क्स भी बता रखा है 93, 59, फिर यहाँ है ना इसमें 1 का 69, यहाँ 59, यहाँ 93, अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 50 से 70 के बीच में फर्स्ट रैंक आएगा। अगर मान लो 50 ही आ गया फर्स्ट रैंक एग्जाम्पल के लिए, तो 50 या फर्स्ट रैंक आने का मतलब है कि जिस बच्चे का मार्क्स 20 होगा उसके रैंक अंडर अंडर 100 होगा। अगर 50 या फर्स्ट रैंक आता है तो 20 मार्क्स वाला बच्चा अंडर 100 रैंक में होगा, ये है। सर एक इजी वाला क्वेश्चन था, मतलब इजी मतलब देखा हुआ हो तो नॉर्मली पूछते हैं कि डाइस के रोल में 2 कॉन्जिक्यूटिव हेड का कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अच्छा तो एक्सपेक्टेड अगर मेरा डाइस रोल हो रहा है तो व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड टॉसेस रोल्स टिल यू गेट 2 कॉन्जिक्यूटिव, आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव 6 मिल जाए, 2 कॉन्जिक्यूटिव 6 मिल जाए, लेकिन उन्होंने डाइस का 1/6 होता है उसको उन्होंने बाइनोमियल 1/7 कर दिया था। हाँ और फिर ये पूछा था कि भाई आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेस के लिए कितना एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल्स होता है। ये आता है 1/p + 1/p², उसका रिजल्ट लगा लो इसमें आप। हाँ सर, तो इसमें 1/7 था, तो मेरे ख्याल से 56 अगर आना 3 चाहिए। कंसेक्यूटिव बोलता है तो उसका आंसर आता है 1/p + 1/p² + 1/pq। सिंगल बोलता है तो 1/p जो कि ज्योमेट्रिक हो जाता है। अगर फर्स्ट टाइम है एक बार 6 आने का, फर्स्ट टाइम 6 आने का या फर्स्ट टाइम हेड आने का, तो ये सर है। सर उसको तो ज्योमेट्रिक से भी तो कर सकते हैं ना, ये हाँ तो सर स्टैंडर्ड क्वेश्चन था ना, इजी था मतलब। हाँ हाँ ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिक से भी तो कर सकते हैं ना। नहीं ज्योमेट्रिक से करेंगे तो आपको 1/p² शायद आएगा सिर्फ, हाँ हाँ सर वही वही नहीं लेकिन मतलब ये कि आंसर इसका 1/p + 1/p², ज्योमेट्री का फिट नहीं बैठेगा। इसकी वजह ये है कि वहां पे HH साथ में आना चाहिए। तो होता क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि जैसे HTH आ गया, या मतलब उसमें ना मतलब ज्योमेट्रिक नहीं फिट होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसमें ज्योमेट्रिक फिट नहीं होगा जो है, क्योंकि ज्योमेट्रिक में क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल की बात करता है। जो P लिखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिक में, वहां P होता है प्रोबेबिलिटी इन 1 ट्रायल, तो HH 1 ट्रायल नहीं हो सकता, 6 1 ट्रायल नहीं हो सकता, तो इसीलिए ज्योमेट्रिक वहां नहीं लगेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक या बर्नौली या बाइनोमियल नेगेटिव वाले में क्या होता है P होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल। तो यहाँ P अगर आप 1/4 दे रहे हैं तो आप ये मान रहे हैं कि HH एक ही ट्रायल में आएगा, एक ट्रायल में कैसे आ सकता है HH, तो इसलिए ज्योमेट्रिक के फिट नहीं बैठेगा वो। तो उसका आंसर ये होता है, इसका एक रिजल्ट है सिंपल, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबल हेड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्रिपल हेड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग n टाइम हेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उसका ये होता है, चाहे हेड हो चाहे 6 ले लो, तो ये एक रिजल्ट है, ये थ्योरम है, ठीक है ना, तो इससे आंसर आ जाता है कि क्या। सर एक था और एक थीटा थीटा फॉलोइंग यूनिफॉर्म 0π जी, और एक D पॉइंट दिया था, उसमें cos थीटा था और sin थीटा था, और उसका एरिया थीटा होता है उसका एंगल का एरिया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द ट्रायंगल पूछा था सर, ज्योमेट्री ज्यादा था, मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स कम था। अच्छा तो ये पॉइंट है और ट्रायंगल क्या है, यूनिट सर्कल ले लीजिए सर। यूनिट सर्कल है और पॉइंट है B 1,0 वाला। तो 0 एक को ओरिजिन मान लीजिए और B को वो 1,0 मान लीजिए। अच्छा ये ठीक है, वो हाँ B है हाँ ये B है, मान लीजिए 1,0 और फिर आपको पॉइंट D दिया है और पॉइंट D इज बेसिकली cos थीटा sin थीटा, ठीक है, हाँ तो ये तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन जाएगा। आर्बिट्री पॉइंट cos थीटा sin थीटा है ये, हाँ फॉर एनी थीटा, और वो जो थीटा है वो यूनिफॉर्म 0 to π है। हाँ तो अब वो मांग रहा है कि जो ट्रायंगल बनेगा ABD उसका उसके एरिया का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो। तो एरिया निकाल लेते हैं।
हाँ, तो वो वही हाफ इंटू हाइट इंटू बेस होगा, तो हाफ कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। फिर वो उसको कन्वर्ट कर लो 1/4 साइन 2 थीटा, और फिर एक्सपेक्टेशन के लिए इंटीग्रेट कर लो, तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगा उसका। तो मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एरिया, तो पहले आप एरिया निकाल लो। अब एरिया किसका बोला था? एरिया सर ए बी डी का बोला है सर, वो ए जो बी cos डी, theta और डी कहाँ पे है? डी पॉइंट जो cos थीटा sin थीटा लिया है, वो डी पॉइंट है। अच्छा, मतलब ये कॉस आर्बिट्री पॉइंट है, ये डी मान लो। और एक और गिवन था कि एंगल बीएडी का बीच का एंगल बिग थीटा है, ये थीटा होगा ना? यही था सर। हाँ, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ना, और थीटा आपका यूनिफॉर्म 0 थीटा है ना, तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हो अगर वैसा है तो। डी तो आर्बिट्री पॉइंट है, डी इज मूविंग पॉइंट है ना, 0 से 1, डी इज आर्बिट्री पॉइंट। ये यहाँ भी हो सकता है डी, तो ट्रायंगल ये बन जाएगा है ना, यहाँ हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लो। अभी मान लो डी यहाँ पे है, तो आप हाफ इंटू बेस, बेस तो आपका 1 है, और हाइट कितना है इसका, ये हाइट निकाल लो, उससे आ जाएगा। इसमें साइन रूल लगा सकते हैं, हाँ हाँ हाँ, साइन रूल लगा सकते हैं इसमें। साइन रूल कहीं कुछ भी लगा सकते हो, हाँ बिल्कुल लगा सकते हो साइन रूल को, साइन रूल। डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस आ सकता है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला से भी आ जाएगा। हीरोन्स फार्मूला हम बचपन में पढ़ते थे, उससे भी कर सकते हो, हिंदी होगा हालांकि, तो उससे समहाउ एरिया निकाला फिर तो आ जाएगा। एरिया कोई फंक्शन ऑफ थीटा आएगा है ना, और आप जानते हैं हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेशन, जी थीटा इनटू पीडीएफ ऑफ थीटा डी थीटा, जो भी आएगा थीटा 0 से पाई में है, ये हो जाएगा। बस मेन है एरिया निकालना, चैलेंज है ना, ये है हमारे पास। तो ये डी पॉइंट था, अब बस आपको एरिया निकाल लेना है इसका। आइसोसेलेस सर। हाँ आइसोसेलेस है, दो साइड तो इक्वल होगा हमेशा। ये लेंथ तो 1 ही आएगी ना, तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये एंगल तो इक्वल ही आएगा। हाँ, तो एक काम करो, या तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो तो भी हो जाएगा, तो उससे पाइथागोरस भी लगा पाओगे। सर इसका बेस 1 है और इसका बेस 1 है और इसका हाइट साइन थीटा है। हाइट साइन, यस डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट है ना, सही कह रहे हैं आप, कॉस थीटा साइन थीटा पॉइंट है ना। तो जैसे हम ये करते हैं, तो ये लेंथ कितना है, ये तो फिक्स है सर, 1 है, वो तो बेस ना ये तो 1 यहाँ पे है, 1 तो इधर है ना। अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, ये पॉइंट जब यहाँ वर्टिकल डाला, तो ये तो एक्स होता है ना कॉस थीटा, और ये है आपका साइन थीटा, ये ना, मतलब ये तो मैं बस कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं ना, ये पॉइंट अगर x, y है, सो दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज y, यही ना। मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ अभी, आप जो कह रहे हैं वो सर्कल का है ना, वो है, वो अलग बात है। अभी तो मैं ऐसे वर्टिकल की बात, हमारा तो ये ट्रायंगल है, हमारा तो ये ट्रायंगल है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है, ये बेस 1 है और हाइट इसका जो y कोऑर्डिनेट है साइन थीटा है, ठीक तो है। कहने का मतलब ये जो कह रहे हैं ना, इसको मैं दोबारा ट्रायंगल को बना देता हूँ, देखो फिगर, तो इसमें क्या है समझिए आप लोग, जैसे आप लोग कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये 0 0 एक पॉइंट है, लेट से ए, बी एक पॉइंट है 1 0, हमने यूनिट सर्कल बनाया, तो यहाँ एक आर्बिट्री पॉइंट डी है जिसका कोऑर्डिनेट है कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये डिस्टेंस है कॉस थीटा, और ये लेंथ है साइन थीटा है ना, और ये तो 1 है क्योंकि इसका ये है, और हमारा ट्रायंगल ये है ना, ए बी डी, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस तो 1 है और हाइट, हाँ ठीक है साइन थीटा चलेगा। तो कितना आ जाएगा एरिया उसके अकॉर्डिंग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, चल जाएगा, देख लो y है ना, हाइट यही y तो है ट्रायंगल का, तो इससे आ जाएगा साइन थीटा आ गया, इसका मतलब एरिया, तो साइन थीटा आ गया, जी थीटा आपका साइन थीटा हो गया, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन थीटा निकालो अगर ऐसा है तो ये आ जाना चाहिए, देख लो। तो यही साइन थीटा इंटू पीडीएफ ऑफ थीटा 0 से पाई। सर आज तो ये लगा कि आईआईटी दिल्ली के जो टीचर्स हैं, मतलब कि हम लोगों से क्या चाह रहे थे, मतलब क्या उनको मतलब ये लग रहा था कि उनको एक्चुअली उनको आइडिया नहीं है जैम एमएस का, क्योंकि वो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, आईआईटी दिल्ली में कोई स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट नहीं है, अलग रुड़की में भी नहीं था, पिछले साल आई थिंक रुड़की ने कराए थे ना, 22 वाला पेपर रुड़की ने कराए थे, 23 वाला मद्रास ने कराए थे, तो वहाँ पे मुझे लगता है स्टैटिस्टिक्स बहुत आइडिया। हाँ गुवाहाटी ने कराया था 23 का, 23 का गुवाहाटी ने कराया था, 24 का मद्रास ने,
मद्रास। 24 का मद्रास ने, मद्रास में भी स्टैट्स डिपार्टमेंट नहीं है, वहाँ भी मैथ्स डिपार्टमेंट है। गुवाहाटी में मैथ्स डिपार्टमेंट नहीं है, स्टैट्स डिपार्टमेंट सिर्फ 2 ही आईआईटी में है। स्टैट्स का डिपार्टमेंट तो ऐसे किसी आईआईटी में नहीं है, प्रॉपर किसी आईआईटी में नहीं है, लेकिन कानपुर में जो डिपार्टमेंट का नाम है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है। जैसे यहाँ पे तिरुपति में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, बॉम्बे में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। लेकिन 2 जगह जहाँ स्टैट्स के कोर्स चलते हैं, जब आप जानते हैं, बॉम्बे, कानपुर और तिरुपति में भी शुरू किया है। तो 3 आईआईटी में जो जहाँ स्टैट्स के कोर्सेज चलते हैं, वहाँ स्टैट्स के प्रोफेसर ज़्यादा है। जैसे बॉम्बे में अराउंड 15+ प्रोफेसर, 10+ एटलीस्ट स्टैट्स के प्रोफेसर है। कानपुर में भी 10-20 इस बीच में होंगे स्टैट्स के प्रोफेसर। बाकी आईआईटी में 2-3 स्टैट्स के प्रोफेसर हैं। जैसे मैं दिल्ली में बताएं, नीरज जोशी हैं, वो नया ज्वाइन किया अभी, विकास विक्रम सिंह है, एस धर्मराजा है, 1-2 मशीन लर्निंग वाले हैं, का नाम भूल गया मैं। तो वही यही लोग हैं जो मैथ्स मतलब मैथ्स डिपार्टमेंट में ही हैं। तो हो सकता है इन लोगों को कभी कभी क्वेश्चन बनाने का मौका मिलता है, फिर ऐसे उल्टा सीधा बना दिए हैं नेट गेट लेवल के क्वेश्चन। लेकिन उससे आपका नुकसान नहीं होगा, मैं ये कह रहा हूँ। देखो, मार्क्स आपके कम हो रहे हैं, आप लोग इसलिए परेशान हो क्योंकि आपके मार्क्स कम हो रहे हैं, रैंक कम नहीं होगा। क्योंकि पेपर खराब हुआ है तो सबका खराब हुआ है। जो क्वेश्चन मुश्किल था, आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ ट्रेंड था, तो सबके लिए न्यू था, है ना। अब जिन बच्चों ने अपने लेवल पर ट्राई किया है, सही हो गया, तो मार्क्स मिलेगा। नहीं बात वो है तो मार्क्स अगर उसके अकॉर्डिंग नीचे जाएगा, रैंक तो सेम ही मुझे तो रहेगा। लग रहा है हाँ, मतलब 60 क्वेश्चन में मतलब कि जो जैम के लेवल के मतलब जैम जैसे हम लोग प्रीवियस ईयर या ऐसे कुछ सॉल्व किया ना, मतलब कि 12 से 15 क्वेश्चन होगा जो कि सॉल्वेबल होगा। मतलब कि अगर सही सही से जो कॉन्सेप्ट से हिसाब से जो प्रीवियस ईयर पूछते हैं। बाकी तो सर बाइवेरिएट में मैक्सिमम लाइक्लीहुड पूछ ली, और मतलब कि वो एमएलई निकालने के बाद वो कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट लगा दिया जो कि गेट का है पूरा। गेट उसमें का है, मतलब गेट में बहुत सारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस में ये आते हैं। गेट में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, थोड़ा गेट नेट का उन्होंने रेफरेंस लिया। मैं देखा हूँ ज़्यादातर क्वेश्चन गेट नेट में जो आ चुके हैं वैसे ही पूछा गया है ना। लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस टाइप का भी है कि जनरली आज तक बाइवेरिएट का एमएलई कभी एग्जाम ने नहीं पूछा है आज तक, लेकिन इस बार पूछ लिया। वो गेट में आ चुका, आप गेट में पेपर मतलब मिल जाएगा, यूजुअली मिल जाएगा। एमएलई गेट में खूब आता है, सर बाइवेरिएट का वो तो ठीक मल्टीवेरिएट। था, वो ठीक था। फिर मतलब एक क्वेश्चन था, चलो ठीक है वो कोई नहीं। फिर दूसरे क्वेश्चन में वो एंसिलरी के साथ वो सफिशिएंसी पूछ ली। मिनिमल सफिशिएंसी ये कभी नहीं पूछा जैम ने, पहली बार आया है। एंसिलरी तो उन्होंने सिलेबस ढंग से मुझे लगता है देखा नहीं, जिन्होंने बनाया उन्होंने ढंग से सिलेबस देखना चाहिए कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। उन्होंने बुक उठाया, स्टैट्स के क्वेश्चन उठा के रख दिया ऐसे ही, मान लो जनरली किसी के बुक से या जैसे उन्होंने बनाए अपना जहाँ तहाँ से। जैसे सर मिनिमम 3-4 बाइवेरिएट के ही क्वेश्चन थे इस पेपर में। तो हाँ सर 5-6 तो बाइवेरिएट के ही थे। बाइवेरिएट में मैक्सिमम 1 या 2 होने चाहिए थे, 3-4 तो XYZ मतलब क्वेश्चन थे। और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन पूछा ही बाइवेरिएट था ना नॉर्मल सर, बाइवेरिएट तो था, उससे ज्यादा दूसरा कोई डिस्ट्रीब्यूशन। बट सिंगल पीडीएफ देके सर, सिंगल मतलब XYZ फिर x ग्रेटर देन 5 ही पूछ लिया, मतलब वो थोड़ा गेट पे चला जाता है वो। हाँ वही मतलब गेट और नेट लेवल पे मल्टीनोमियल में भी सर मैक्सिमम लाइक्लीहुड। सर मल्टीनोमियल में एक जॉइंट पीडीएफ दिया था, फिर उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड पूछ ली। बताओ मतलब आप क्या तो इस तरह क्वेश्चन सबके गलत हुए होंगे, ज्यादातर बच्चों के गलत हुए होंगे। सर और एक क्वेश्चन था सीरीज के टेस्टिंग के क्वेश्चन थे, ना डीसी का क्वेश्चन थे, ना सीएलटी थे, ना लिमिट्स पे डायरेक्ट थे। सब मतलब ज्यादा थ्योरेटिकली पूछ दिया था। इधर उधर नया नया पैटर्न, नया नया क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा था। मतलब उसका बस एक ही ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन मतलब कि जितना याद है सर, वो गेट एमए में पूछा था आप, मतलब कि वो टेस्ट सीरीज में भी था एक क्वेश्चन, इसका एक ऑप्शन। तो वो क्वेश्चन लाके यहाँ पे 3-4 ऑप्शन बना के, मतलब वो मैट्रिक्स ही नहीं बिठ पा रहा था वहां पे। लेकिन तो वो घबराने की जरूरत, यही हाल 2023 में भी बच्चों का था। जब 2023 के एग्जाम दे के आया, सबने कहा सबका एग्जाम खराब हुआ है ना। उनको लगा सारे क्वेश्चन छोड़ने वाले ही थे, ऐसे बच्चे कह रहे थे। ऐसा क्वेश्चन पेपर था 23 में, जैसे क्योंकि फर्स्ट टाइम 23 जैसे आपने जो वही बच्चा फर्स्ट टाइम 23 का पेपर देखा उसको बहुत मुश्किल लगा। अभी आपने देखे तो आपको मुश्किल लगा, यही 2-4 बार कर लेगा बच्चा तो फिर आपको आसान लगने लगेगा, क्योंकि ये नया क्वेश्चन आ गया, नया ट्रेंड पे आ गया, नया पैटर्न के क्वेश्चन आ गया, आउट ऑफ ट्रेंड आ गया। जैसे हर साल आते हैं वैसा नहीं आया, नया आ गया। तो हम वो एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे और नया आ गया, इसलिए वैसा है। तो इसके इफेक्ट ये होगा कि कट ऑफ कम जाएगी, टॉपर के मार्क्स कम जाएंगे, तो कम मार्क्स पे अच्छा रैंक आ जाएगा। इसका ये फायदा होगा, है ना, कि कम मार्क्स में ही अच्छा रैंक आ जाएगा। एडमिशन रैंक पे होता है, मार्क्स पे तो होता नहीं है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रैंक अच्छा आना चाहिए, यही उम्मीद करो, होपफुल रहो, है ना, पॉजिटिव रहो, यही है। सर जनरल में कितने तक आईआईटी मिल जाएगी जनरल में? देखो ये जब तक आएगा नहीं, वो कट ऑफ नहीं आता तो बता नहीं सकते। जैसे पेपर मुश्किल है तो जनरल में देखो रैंक की गारंटी है, मैं कह रहा हूँ मार्क्स पे एडमिशन नहीं होता है, फिर कह रहा हूँ एडमिशन रैंक पे होता
हाँ तो रैंक मैं कल ही बताया, तुम वेबसाइट पे जाके देखो ना, जैसे ये सब वेबसाइट पे नहीं, ऑलरेडी वो है। तो देखा था लास्ट ईयर की, नहीं मतलब कि 2023 की बात पूछ रहा हूँ कि 2023 में कब लास्ट कहाँ तक मिला उतना मुझे। ही रैंक उतना ही 2023 का वेबसाइट खोल लो। जैसे मैं अगर जैम ये 2025 का है ना, तो ये तो मैं चलो 23 का ही खोल के दिखा देता हूँ। तो जैम 2023 ना, ये सब इंफॉर्मेशन है। 23 का वेबसाइट खोलो, उस पे जाओ, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक देखो, ये होगा अभी, ऐसा नहीं ये हटा दिया क्या इन लोगों ने। तो जैम 2023 का तो नहीं, लेकिन मैंने उस पर अपलोड कर रखा है। अब देखोगे मेरे यूट्यूब पे वीडियो में होगा कि किस रैंक पे किसको क्या मिला था, कहाँ तक एडमिशन हुआ, वो होगा, है ना। अब मैं वीडियो भेज दूंगा तो ग्रुप में। अभी 24 का देख लिया ना, तो 24 की वेबसाइट पे जैम 2024 में क्या है, कल ही मैं बच्चों को बता रहा था। तो जैम 2024 का जो वेबसाइट है ना, इसमें है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। यहाँ पे आप देख लो, ये देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है। तो ये आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस कोर्स में हमें एमएस से मतलब है। तो हम एमएस ठीक है, तो ये हमारे काम का पहला कोर्स इग्नोर करो। एक मिनट, ये क्या चल रहा है, ये कौन सा वाला ओपनिंग क्लोजिंग रैंक चल रहा है, ये स्पोर्ट राउंड का चल रहा है। हमें तो ऑल राउंड चाहिए ना, तो ऑल राउंड वाला कहाँ है, क्या कर रहा है ये, क्योंकि इसमें तो गायब हो गया ना चीज़ें। तो हमें चलो फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में क्या था, ठीक है। तो फिफ्थ वाला लिस्ट था, हमें एमएस सर्च करना ना। एक साथ ऑल दे रहा था ना, ऑल लिस्ट कहाँ मिलेगा। तो ये जो है आईआईटी बॉम्बे एमएस स्टैट, देखो यही है। जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ये 2024 में जो रैंक था, रैंक 2 मनोप्रिया का ही था। हालांकि ये लोग बाद में छोड़ देते हैं वो सीटें, वो आईएसआई में चले गए। जैसे रैंक 1 वाला बच्चा कानपुर चूज़ किया था, रैंक 2 वाला मतलब बॉम्बे चूज़ की थी। सो ये है 2 to 29 जनरल वालों का एडमिशन हुआ है। ये फाइनल है, जिसका एडमिशन ऑफर किया गया इंस्टीट्यूट के द्वारा वो है कि 2 से 29 तक को एडमिशन ऑफर किया गया था इस कोर्स में, इस इंस्टीट्यूट में जनरल कैटेगरी का। 22 to 40 वालों को ऑफर किया गया था आईआईटी बॉम्बे एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में। 1 to 67 को ऑफर किया गया था एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी कानपुर में, और 77 to 136 आईआईटी पलक्कर में, है ना। मतलब ये पहला बच्चा जिसने प्रेफर किया ये कोर्स, क्योंकि अब जो प्रेफर किया उन्हीं को मिलेगा। जब आप भरते हो ना, अभी आपका आएगा जब एक बार आ जाएगा तो उसमें प्रेफरेंस भरना है, तो जो प्रेफरेंस भरेगा, जो बेस्ट पॉसिबल चॉइस है वो मिलेगा। तो ये आप देख लो, 136 तक जनरल का पलक्कर मिला था, 73 तक तिरुपति मिला था। ये है फिफ्थ एडमिशन लिस्ट का है ये, ठीक है ना। ये जो मैं खोला हूँ ये फिफ्थ वाला लास्ट एडमिशन लिस्ट है ना, फिफ्थ एडमिशन लिस्ट है तो उसका है यही आईआईटी। आईआईटी के बाद एनआईटी की चॉइसेस हैं, ट्रिपल आईटी की चॉइसेस हैं। कल से हम सीयूईटी का बैच स्टार्ट करें, सीयूईटी का लाइव पूरा सिलेबस मैं लाइव में कराऊंगा। कल से स्टार्ट होगी, 7 to 9 टाइम है सीयूईटी बैच का। जो जैम के बच्चे हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, जो आपने जैम का फीस पे किया उसी में आपको सीयूईटी का पूरा सिलेबस लाइव में भी कराऊंगा। रिकॉर्डेड ऑलरेडी है पिछले साल का, वो मिलेगा। फिर आपको मॉक टेस्ट भी फ्री में 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराएंगे, वो भी फ्री में है हमारे जैम बच्चों के लिए, जो जैम के बच्चे हमारे थे फुल पैकेज वाले उनके लिए। तो पूरा सिलेबस लाइव होगा, 20 मॉक टेस्ट फुल लेंथ होंगे, यूनिट वाइज 15 होगा। तो ये अपलोड होगा, 35 टेस्ट अभी अपलोड होगा उसी पे, जैसे आप जैम का दे रहे थे उसी पे अभी सीयूईटी के पैटर्न पे। सीयूईटी 75 क्वेश्चन आता है, जो कल डिस्कस करेंगे डिटेल में सीयूईटी के बारे में। कल 7 to 9 सीयूईटी बैच स्टार्ट हो रहा है लाइव, जिसमें पूरा सिलेबस हम एक बार फिर से कराएंगे सीयूईटी का। रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, आप वो देख के कंप्लीट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट भी होगा, डिस्कशन भी होगा, डाउट भी होगा। तो जैम का तो काम आज खत्म हो गया। अब जब आपका आंसर सीट आएगा और रिस्पॉन्स सीट आएगा तो हम डिस्कशन करेंगे कि क्वेश्चन का, फिर बाकी मिलते रहेंगे टाइम बाई टाइम। तो जैम का तो काम खत्म हो गया। अब जो जैम वाले बच्चे थे उनका सीयूईटी आईएसआई, तो एक बार सीयूईटी मार्च में है, ये हो जाता है, फिर हम लोग आईएसआई एम स्टैट्स का स्टार्ट करेंगे। तो वो भी जैम वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी फीस इसी में इंक्लूडेड है। तो सीयूईटी के लिए, आईएसआई के लिए अलग से फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जैम का 10,000 पे किया होगा आपने, उसी 10,000 में जैम, सीयूईटी, आईएसआई सब, सीएमआई सब इंक्लूडेड है, ठीक है ना। मतलब जून तक जो भी एग्जाम होगा उन सब की फीस आपने जैम के साथ दे रखा है, तो अलग से कोई फीस देने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। जो जैम वाले बच्चे हमारे उनके लिए। तो कल से सीयूईटी स्टार्ट होगा, ग्रुप में आ जाएगा लिंक क्लास का, 7 to 9 PM टाइम है। सर एक रिक्वेस्ट था सर, ये जो मतलब ये अभी तो चलो ठीक है, रिजल्ट आने मतलब आ रहे हैं, आने के बाद मतलब अगर कुछ मतलब उल्टा सीधा हुआ तो कुछ नहीं मतलब होगा, कि मुझे पॉजिटिव रहो, अच्छा ही होगा, है ना।
अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद डिसाइड। देखो एग्जाम आपने मेहनत किया है, ट्राई किया है, बिलीव करो जैसे एग्जाम खराब हुआ है उसकी वजह ये कि पेपर आउट ऑफ ट्रेंड या डिफिकल्ट था, उसमें आपकी मतलब कोई गलती मैंने नहीं तो है, ठीक है ना। सर इस हाँ बार तो मतलब कि जितने सर अब सारे तो PYQ, CUET में भी डर लग रहा है। सर जितना नहीं नहीं PYQ था हाँ और आपके सर जो वो जो असाइनमेंट आप अपलोड करते थे ना अनसोल्ड हाँ वाले, उसको मतलब 80% मैंने सारा कुछ सॉल्व करके गया था। मतलब कि सोचा था कि पेपर होगा तो फिर देखा जाएगा। मतलब सब अब अभी ऐसे डाउट हो रहा है कि मतलब कुछ आता है भी है या नहीं आता भी है, ना मतलब ना कि कोई पेपर टेंशन नहीं है। खत्म होने के बाद। जैसे मैं जो सिर्फ हाल डाउट अभी, हो हाँ रहा है सर। जो मतलब हाल जो मॉक टेस्ट हमने ट्राई किए थे ना उसमें हाँ मिनिमम 50 40 45 ऐसे आ रहे थे, यहाँ पे जाके तो 25 ही सर, अटेम्प्ट हाँ ही 25 क्योंकि कर पाए। हमारा मॉक तो टेस्ट जो अब था मॉडरेट था, बहुत ऐसा डिफिकल्टी लग रहा बहुत है कि इजी भी नहीं। सर अभी जैसे ना मतलब कि जैसे घर वाले थोड़ा प्रेशर करते हैं ना, जैसे रिजल्ट खराब हो जाता है तो घर वाले सोचते हैं कि सही से पढ़ाई नहीं करता, कि सही से प्रिपरेशन नहीं होता ना, वो मतलब कि थोड़ा वो प्रेशर पड़ जाता है कि लाइक। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है एग्जाम खराब हो, एग्जाम सबका खराब हुआ है, तो मैं वही कह रहा हूँ आपके रैंक अच्छा आ जाएगा तो एडमिशन हो जाएगा। मैं कहूँ 23 में यही हाल बच्चों का था। पिछले साल क्या हुआ, बच्चों बहुत खुश थे, सर बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, बहुत एग्जाम हुआ, 60 आ रहे 70 आ रहे। फिर हुआ क्या, 60 मार्क्स वाले 70 रैंक 30 रैंक में थे, 30 में थे जाके, जबकि तो वो ऐसा है कि जब पिछले बार डिसअपॉइंट हो गए लोग। 30 नंबर जिसके मार्क्स था पिछले साल उसके 400 में रैंक है अभी, मुझे जहां तक याद है। मैं बताता हूँ तुम्हें कितना था, मेरे पास ये भी ख्वाज में देख रहा था। जिस बच्चे का 31 मार्क्स है ना 2024 में, उसके 413 रैंक है, मैं एग्जैक्ट देख के बता रहा हूँ। 31.33 मार्क्स पे मैं तुम्हें डेटा दे देता हूँ जस्ट। 2023 में 31 मार्क्स पे ना 90 रैंक था, मैं बता देता हूँ। 2024 में 31 मार्क्स पे 413 रैंक है। अब समझ लो डिफरेंस, है सर ना। इस बार तो 30 जो रख देगा ना, मतलब कि मुझे लग रहा है टॉप 15 में आ जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए अब होगा क्या, बच्चा जो 31 वाला था 2023 में वो बहुत दुखी था कि सर मेरा एग्जाम बहुत खराब हो गया, 90 रैंक आया, आराम से कोई ना इंस्टीट्यूट तो मिला होगा। अब ये यहाँ जो 31 आया वो मतलब खुश हो गया, 31 आ गया, 413 रैंक है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें। तो अभी परेशान होने की जरूरत है नहीं। अगर आपके टाइम पे जैसा पेपर है 31, मुझे लगता है आराम से 70-80 में, है ना, 70 to 100 के बीच रैंक होगा होपफुली। 31 मार्क्स पे मुझे लगता है ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 50 से, है ना, मगर ज़्यादा रेंज थोड़ा कर दूँ तो 50 से 100 के बीच का रैंक हो सकता है अगर डिफिकल्ट बहुत हुआ तो ये मैं बहुत लार्ज रेंज ले रहा हूँ सो दैट, है ना, तो ऐसा होगा। तो डिफरेंस बस समझ लो आप, 24 में इस मार्क्स पे 413 रैंक है, ये एग्जैक्ट मैं बच्चे का नाम भी बता सकता हूँ मैं, ठीक है ना, ये मेरे पास है। सो वैसा है। और कितने बच्चे अपियर हुए थे, 3536, तो हाँ 3536 बच्चे अपियर हुए थे ना। मतलब इस साल 2024 में लास्ट ईयर 3536 इस बार एग्जैक्ट के इतने बच्चे अपियर एप्लीकेशंस हुए थे। हाँ इस बार कितने अपियर हुए हैं, इस बार कम ही होंगे। अभी आएगा आपका जब स्कोर कार्ड आएगा ना, स्कोर कार्ड पे लिखा और रहता है कि आपका रैंक इतना है इतने बच्चों में से, यहाँ यही लिखा हुआ है कि इसका रैंक 413 है। 3536 बच्चों ने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर इन द पेपर, 3536 बच्चों ने एग्जाम दिया, उसमें इसका रैंक 413 है 31 मार्क्स पे। जिन बच्चे का सर मैं लेकिन सर मैथ्स का जो जैम मैथ्स का पेपर था सर, उसमें सर मतलब बहुत हलवा, मतलब कि बहुत हलवा जैसे सवाल होते हैं ना, यस मतलब सर, 20 आज तो लेवल PYQ का। भी आए थे, अच्छा एक बच्चे तो क्वेश्चन तो बोल रहे हैं 3-4 बार कि रिपीट हुए, वही आ गया था उठा के। वही मतलब कि सेम, मतलब इनका एक सर ये तो कंप्लेन होना चाहिए, सभी बच्चे मतलब स्टूडेंट यूनियन बनाना चाहिए कि एटलीस्ट इनको कंप्लेन करा जाए कि आप लोग एटलीस्ट सिलेबस देख के एटलीस्ट पेपर तब बनाओ, मतलब बनाए सिलेबस के अंदर बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा वो डिमोटिवेट सा हो जाता है ना कि लेकिन अभी मैं कहता हूँ आप उम्मीद रखो आपके अच्छे रैंक आएंगे, एडमिशन हो जाएगा आईआईटी में, है ना। अगर आपके 40 प्लस जिस बच्चे के मार्क्स आएंगे उसका रैंक अंडर 20 होगा या अंडर 25 होगा, इस तरह पेपर है, या अंडर 30 तो होना ही चाहिए, है ना, जिस तरह पेपर है। अगर 23 से भी डिफिकल्ट, 23 का मैं डेटा बता ही देता हूँ। 23 में रितिका थी जिसके 45 मार्क्स थे, उसके रैंक 15 थे, 2023 की बात कर रहा हूँ, है ना, ये है। तो 45 पे, जबकि 2024 में लगाओगे तो 45 मुझे देखना पड़ेगा, ये रैंक कहीं ना कहीं 100 150 200 में चला गया होगा, ये चीज़ है। सर लेकिन 2000 मतलब कि अभी तक जितने भी पेपर हुए, मतलब जितना मतलब मैं फील किया कि जितना ही पेपर जो 2024 में भी कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ था, इवन 2023 का भी कॉन्सेप्ट कुछ कुछ 24 में भी रिपीट हुआ था, 22 में भी रिपीट हुआ था, लेकिन वैसा कॉन्सेप्ट एक भी रिपीट नहीं हुआ, मतलब पूरा डिफरेंट था, पूरा डिफरेंट।
कोई बात नहीं, इसका फायदा मिलेगा आपको, कम मार्क्स पे अच्छे रैंक आएगा, ठीक है ना, तो उससे टेंशन नहीं लेना है, अभी रैंक आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर एमए में डी के क्वेश्चन ऐसे आए थे ना कि 12th का जेई का बच्चा भी कर देगा, इतने इजी क्वेश्चन आए थे डी अच्छा, के एमए में। ओके ठीक है, बाकी चैट एक बार देख लेता हूँ, कुछ आंसर करने लायक होगा तो। पीडीएफ पीएमएफ के नॉर्मल क्वेश्चन ही नहीं थे, अच्छा थे नहीं थे, ओके अच्छा पीडीएफ का नॉर्मल क्वेश्चन नहीं था, बेसिक नहीं था, एडवांस लेवल के क्वेश्चन सारे थे। इस बार तो सर एमएस का मैथ्स एमएस का भी लेवल क्रॉस कर गया था, इतना अच्छा डीप आया था। हाँ, डिफिकल्ट करा दिया इतना कि वही, इसलिए एमएस वाले बच्चों की प्रिपरेशन एमए की हो जाती है, सीधा सीधा क्वेश्चन था ही नहीं, अच्छा सीधा सीधा क्वेश्चन था ही नहीं। सीयूईटी का क्या होगा फिर? जी सीयूईटी में कैसा पेपर आएगा अगर इसमें ऐसा आ रहा है तो? नहीं सीयूईटी, उसका ओवरव्यू थोड़ा। सीयूईटी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाती है, सीयूईटी का पेपर इजी होता है क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, आई थिंक मतलब 1.5 घंटे का होता है ना, अभी कितने घंटे का हो गया है, पहले 2 घंटे का था जब 100 क्वेश्चन आते थे, अभी 1 आवर 45 मिनट का पेपर होता है, 75 क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है ना, 1 घंटे 45 मिनट का पेपर होगा, उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 25 मैथ के और 50 स्टैट्स के, और ये अभी तक जो पेपर आया उसमें बहुत बेसिक डेफिनेशन और थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं कल हो सकता है पीवाईक्यू से स्टार्ट करूंगा, तो पहले मैं 2024 के आपको पेपर सॉल्व करके दिखा दूंगा, 2023-2024 के सीयूईटी का पेपर, सो दैट आपको ये समझ आए क्या लेवल है सीयूईटी का, बहुत ईजी है सीयूईटी। जैम की तैयारी जिन बच्चों ने अच्छे से किया ना, पिछले साल जो जैम का फर्स्ट रैंकर था वही लड़का सीयूईटी का भी फर्स्ट रैंकर था, ठीक है ना, दोनों जैम AR1 जिस बच्चे का था। हर हाँ साल रिकॉर्ड सीवीटी का और मार्क्स टू ऑल का है ना, मतलब 3-4 कुछ रॉन्ग होती है ना सीवीटी अरे के। पिछले बार 2024 में 15 क्वेश्चन रॉन्ग थे, 15 क्वेश्चन है मार्क्स टू ऑल हुआ है सीयूईटी में, 15 क्वेश्चन है मार्क्स टू ऑल हुआ है, मतलब 15 क्वेश्चन रॉन्ग थे और बच्चों ने चैलेंज किए, फिर मार्क्स टू ऑल हो गया, 15 क्वेश्चन गलत थे, 75 में सोचो 15 क्वेश्चन गलत कर दिया उन्होंने, 60 क्वेश्चन सही थे बस, 75 सीयूईटी में भी जैम जैसा नहीं होना चाहिए। तो नुकसान नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ जो सीयूईटी में जैम जैसा क्वेश्चन ना पूछ दे। हाँ मतलब वैसा होगा, लेकिन टेंशन क्यों लेना है, मैं कह रहा हूँ एडमिशन तो देना ही है किसी न किसी को, तो आप में से ही किसी को एडमिशन मिलेगा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आसान पेपर मान लीजिए आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि सबको एडमिशन मिल जाएगा, और पेपर मुश्किल आया तो किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, ऐसा है ही नहीं, एडमिशन सर रैंक पे होती है ना, जैम में और गेट में। एमएस में इस बार एनिलेटिंग पॉलिनोमियल और मोनिक पॉलिनोमियल ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये पूछा था एफ ऑफ ए नॉट मोनिक इक्वल का टू मतलब 0। कोएफिशिएंट जिसका 1 होता है। नहीं सर, वो आइजन वैल्यू अच्छा आइजन उससे वो मोनिक मिनिमल के पॉलिनोमियल, साथ मिनिमल वो पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं आप। हाँ हाँ हाँ, तो मिनिमल मिनिमल पॉलिनोमियल भी पॉलिनोमियल तो जैम में था। नहीं है, ऐसे डायरेक्टली लिखा नहीं है सिलेबस में, लेकिन वो पूछ लेते और हैं। इवन उसके वो एनिलेटिंग पॉलिनोमियल के साथ वो कॉन्सेप्ट पूछ लिया था, फिर वो भी थोड़ा सा अटपटांग सा हो क्वेश्चन सकता है था उन्होंने वो। पूरा मतलब वो एक जनरल जो टॉपिक्स होते हैं उस तरह से पूछ लिया पूरा, बिना सिलेबस को इवन उतना रेफरेंस दिए। रैंक का भी जो था, रैंक में भी वो मतलब कि वो नालिटी से रिलेट करके वो क्या पता नहीं वो। अच्छा ये सरिंजॉय पूछ रहे हैं सर रेस्पॉन्स सीट का मतलब क्या है, रेस्पॉन्स सीट अभी आ जाएगा आपका पेपर विथ योर रेस्पॉन्स, आपने क्या आंसर किए हैं वो पीडीएफ मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर और साथ में आपने क्या आंसर किए हुए हैं वो आपको मिल जाएगा रेस्पॉन्स सीट में विद इन अ वीक, वो उसी पोर्टल जहां से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया वहीं से, ठीक है। और बाकी और क्या है, IIT जैम हिस्ट्री में सबसे खराब पेपर था, ऐसा कौन बनाता है पेपर 50 ही बहुत है, हाँ 50 आ गए तो बहुत है, टॉप 10 टॉप 5 में आ सर जाएगा रैंक। जितने भी हमने रिजल्ट जो याद किए थे रोदकी सब से, उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड XD पूछा ही वाले। नहीं घुमा सर के। इंटर रिलेशन का तो कुछ काम ही नहीं आया सर, जितने भी इंटर रिलेशन याद किए थे। कोई एक भी इंटर रिलेशन नहीं था, बस बीटा में एक शायद हो रहा था, वो बीटा 10 1 करके वो था जो। अच्छा 3-4 बेसिक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आसान थे, अच्छा प्रोबेबिलिटी के, ओके 6 घंटे का पेपर था, बहुत टाइम लग रहा था, ओके बाई सर वेरिएट नॉर्मल। एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स सीयूईटी के एलिजिबल है क्या? हाँ एलिजिबल है, लेकिन आपने MS मैथ्स का कम से कम एक कोर्स मैथ्स का पढ़ा होना चाहिए, आपने एक भी कोर्स मैथ्स का पढ़ा है? हाँ सर, मेरे देन पास यू आर 4 एलिजिबल, कोर्सेस है। हाँ एलिजिबल इन मेनी कोर्सेस, आप एलिजिबिलिटी देख लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं हो, बाकी जगह एलिजिबल हो आप। ओके सर। सर कितने कॉलेज है सर सीयूईटी सीयूईटी में बहुत कॉलेज है, मतलब इतने कॉलेज की सीट भरते नहीं है, मैं बता दूं एडमिशन हर स्टेट में कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और हर जगह कम से कम 20-25-30 सीटें हैं, तो सीयूईटी का एग्जाम दे दोगे ना तो एडमिशन पक्का है, मतलब यू जस्ट अपीयर इन सीयूईटी स्टैटिस्टिक्स एग्जाम, यू विल श्योरली गेट एडमिशन समवेयर इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी MSc स्टैटिस्टिक्स कोर्स।
ठीक है, Okay, sir. बिकॉज सीट्स आर मोर देन द स्टूडेंट दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन CUET. Okay, sir. Yeah. Every state has one central university. You can see the list on the website of center CUET. Okay. सर जो आप तक आपने जो भी डिस्कशन किया है तो जी। आपको क्या लगता है मतलब कहाँ तक रैंक आ जाएगी, कितने मार्क तक? हाँ, जैसे बच्चे बता मैं रहे भी हैं ना, यही पूछने वाला। मैं तो कह रहा हूँ जैसे बच्चे बता रहे हैं, मुझे लग रहा है 50 के आसपास, 50-60 में फर्स्ट टॉप रैंकर्स होंगे, टॉप 10 वाले। फिर बस उसके अकॉर्डिंग अगर 20-25 नंबर भी आ गए तो रैंक अंडर 100 होना चाहिए। होप है अभी तक। हाँ बिल्कुल होप रखो, रिजल्ट रैंक पे डिपेंड करेगा, एडमिशन मार्क्स पे नहीं। मार्क्स कोई नहीं देख रहा, तुम्हारा रैंक पूछेगा और रैंक पे ही एडमिशन मिलेगा। ठीक है, देखो ये जो मैंने खोला था अभी लिस्ट, वो रैंक लिखा हुआ है, किस रैंक से किस रैंक तक एडमिशन, रैंक पे जिन बच्चों ने एडमिशन दिया 3000 बच्चे एग्जाम में, उन्हीं में से एडमिशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो आई सीरीज थिंक का तो एक चैट, भी क्वेश्चन नहीं आया टेस्टिंग का। अच्छा टेस्टिंग का क्वेश्चन आया ही नहीं होगा इनडायरेक्टली। सीरीज टेस्टिंग का, कन्वर्ज डाइवर्जेंस का। अच्छा, ओ सीरीज टेस्ट, अच्छा टेस्ट ऑफ सीरीज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का, ओहो। अब क्या पूछ लेंगे, कौन बता सकता है पहले, क्योंकि वो वही जो पेपर बना रहा है वही बता सकता है, क्योंकि वो सब कुछ गलत कर सकता है ना। मान लो हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मतलब बता रहे हैं तुम्हें, लेकिन वो चाहे तो सब गलत कर सकता है। सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन डायरेक्ट VYQ से था, अच्छा ये कह रहा है सीक्वेंस के होंगे कुछ। तीनों IIT मिला के टोटल जनरल की 43-44 सीटें हैं, तो एडमिशन भी उतने ही रैंक के अंदर होंगे जनरल के लिए। जो विनय पूछ रहे हैं है ना, विजय, यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे, ये हमने खोला था ना, ये आप देखिए रैंक, ये आपको दिख जाएगा, ये जनरल कैटेगरी के हैं। तो 136 तक एडमिशन हुआ है, लेकिन उस कोर्स में हुआ है। 73 तक यहाँ हुआ है, 40 रैंक तक यहाँ, 29 तक यहाँ, 17 तक यहाँ, सॉरी ये तो हटा दो, हमारा ये काम का नहीं, ये हमारे काम का। 29, 40, 67, 136 ये जनरल का है। पहला दो ओपनिंग क्लोजिंग OBC, ओपनिंग EWS, जनरल EWS, OBC, SC ST, इस तरह से। ये वेबसाइट पे है, आप जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करो जैम की वेबसाइट्स। तो ठीक है, आई थिंक यही मैं चैट देख रहा था क्या है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मतलब मेन तो सिलेबस वही है, टॉपिक्स वही है, क्वेश्चन उन्होंने अलग से पूछे हैं, तो वो तो करना, क्योंकि हर बच्चों को वही करते हैं तैयारी, जो सिलेबस और PYQ है, तैयारी का यही बेसिस है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। सॉरी बच्चा कोई, अब बच्चा BSc में है, वो PhD का सिलेबस पढ़ के जाएगा, ऐसा तो है नहीं, तो टेंशन नहीं लेना है। जितना एग्जाम हुआ है होपफुल रहो, पॉजिटिव सोचो। अब आगे की चाहो तो प्लानिंग स्टार्ट करो, क्या कैसे है, अभी अगला एग्जाम दे सकते हो आप, CUET दे सकते हो, है ना, तो उसकी तैयारी शुरू करो। सर बोल रहे हैं कि हाँ हाँ, सब बोल रहे हैं कि ISI के पेपर मई में होता है नहीं सर? हाँ मई में होता है, मई 11 मई को है इस बार। सर उसका पेपर है ऑब्जेक्टिव यानी मैथ का पोर्शन होता है और सब्जेक्टिव स्टडीज का होता है। नहीं आई थिंक दोनों में दोनों होता है, शायद ऐसा है। है ना, ऑब्जेक्टिव मैथ का पोर्शन है और सब्जेक्टिव स्टडीज का पोर्शन है। सर करीब 2.5 महीना समय है, क्या लगता है तैयारी सही हो पाएगा? हाँ क्यों नहीं हो पाएगा, तुम करो अच्छे से तैयारी, हो जाएगा। उसको PYQ सॉल्व कर लो, जो ISI के PYQ सॉल्व कर लो, उससे हो जाएगा। ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट था सर, आपका जो टेस्ट सीरीज है सर, हाँ वो शुरू से चल नहीं सकता क्या? मतलब लाइक जैसे प्रिपरेशन चल रहा है अभी, जैसे फरवरी में बच्चों का 2024 के लिए शुरू हो गया, तो टेस्ट अभी से मतलब कि फुल लेंथ टेस्ट पोर्टल ओपन नहीं हो सकता क्या? हो सकता ना, आप किस पोर्टल 2026 के लिए, मतलब कि जो टेस्ट सीरीज, बस मतलब कि PYQ के साथ, जैसे क्लासेस की नहीं, मतलब कि ओनली टेस्ट सीरीज, जैसे वो नवंबर में शुरू होता है, अक्टूबर में शुरू होता है ना, नहीं अभी तो जैसे जो टेस्ट अपलोडेड है अब वो अपलोडेड रहेंगे, अब उसको हटाएंगे नहीं हम लोग। टेस्ट तो अभी से सारे, जैसे अभी पोर्टल पे अगर आप देखोगे तो कितने टेस्ट अपलोडेड है टोटल, आई थिंक 212, 206, 212 टेस्ट अपलोडेड है। नहीं सर, जैसे कोई अगर देना चाहे अभी से, जैसे अभी से दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, अभी सारे टेस्ट अभी दे सकते हैं आप। और जो बच्चे जैम वाले हैं, जो मॉक टेस्ट जैम का अभी आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जैम वाला एग्जाम हो गया है, मॉक टेस्ट का एक्सेस अभी आपको मई जून तक रहेगा, ISI के एग्जाम तक रहेगा, आप आराम से अटेम्प्ट करो। सर उसके बाद मतलब कि अगर बाय करना चाहे तो मतलब बाय, हाँ कर सकते हैं, अभी भी आप बाई करके इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसको आप जैसे 212 टेस्ट टोटल अपलोडेड है इस पे अभी,
है ना। 212 टेस्ट टोटल पोर्टल पे अपलोडेड है। 212 टेस्ट का मतलब है कम से कम 6 दूने 12, मतलब 12,000 क्वेश्चन अप्रॉक्स, कम होगा 10 से 12,000 क्वेश्चन इस पे ऑलरेडी अपलोडेड है इस टेस्ट में, है ना। मैं बोलता हूँ 12,000 में 2,000 गलत क्वेश्चन मान लो, 10,000 क्वेश्चन ठीक होंगे ना, ये चीज़ है। तो कुछ रिपीटेड भी होंगे, है ना। तो ये है कि टोटल 212 टेस्ट अभी पोर्टल पे है अपलोडेड ये चीज़ है। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप अभी से चाहो तो डेली 2-3 टेस्ट अटेम्प्ट करना खत्म करो, आपके पास एक्सेस तो है ही। जब खत्म हो जाएगा एक्सेस तो आप बताना, फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे, वो ऐसा है। सर मतलब कि मैं एक्चुअली अगर मतलब सही कुछ ना रहा तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि मतलब कहीं तो एडमिशन हो जाऊंगा और लाइक साल भर बस डेली टेस्ट दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेली 2-2 डेली 365 दिन है। अगर अल्टरनेटिवली भी टेस्ट दोगे 150 टेस्ट कंप्लीट करवाओगे, 365 दिन है, डेली एक टेस्ट दोगे, 365 डेज है, तो आराम से 200 टेस्ट कंप्लीट कर पाओगे, आप कर सकते हो आप। अभी हो जाएगा एडमिशन, जहां आप चाहते हो एडमिशन हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा कट ऑफ। चलो फिर यहीं स्टॉप करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं, आप लोगों से मीटिंग करेंगे हम। अभी जब रिस्पॉन्स सीट आ जाएगा तो हम लोग एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में, सो दैट आप देख सको। अभी कल से सीयूटी का बैच स्टार्ट है, जो बच्चे हमारे जैम वाले हैं उनको सीयूटी में वो आ सकते हैं। तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करते हैं, और बाकी लाइफ में ये सब होता रहता है, बाकी है ना, पॉजिटिव रहो, तैयारी करो, चैलेंज सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है, है ना। पेपर डिफिकल्ट सबका था, तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है जी, अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू सर जी।